नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी, हमारे साथ राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी आज हमारे साथ हैं और समीर चौगांकर जी हर रोज की तरह हमारे साथ आज महाराष्ट्र की भी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। अगले 2 घंटे तक नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक नए साल की हर बड़ी खबर पर होगी चर्चा। 2026 में देश के सियासी समीकरणों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से ये साल सबसे अहम होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, चुनावी पिच सेट है, ममता और मोदी के बीच सीधी टक्कर है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 के चुनावी दंगल से पहले ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण वोटर्स के नाम पर अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। बिहार जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। सीएम योगी के फेस पर बीजेपी पूरी ट्रैक तैयार कर रही है। इंटरनेशनल हलचल की भी बात होगी। ट्रंप जो शांति दूत बनना चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज चाहते थे, नहीं मिला। अब 2026 पर फिर से तैयारी तो भली कर रहे हो, लेकिन हैं बैकफुट पर ही, पिछले साल की तरह ही। पुतिन का नया टारगेट क्या है? चीन ने ताइवान को लेकर क्लियर कट स्टैंड कैसे ले लिया? पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकने की चुनौती उसी की कंट्री में उन्हें कैसे मिल रही है? बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री को ओपन लेटर लिखा है। इसमें टेरर के खिलाफ एक्शन और पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की स्ट्रैटेजी और सीपीएफसी कॉरिडोर को लेकर बड़ी चेतावनी है। देश से लेकर दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन बात सबसे पहले आज महाराष्ट्र की कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आज पहली बार सेना भवन पहुंच रहे हैं। आदित्य ठाकरे से मुलाकात होगी और इसके बाद शिवसेना, यूबीटी और एमएनएफ के उम्मीदवारों से मुलाकात भी होगी, उनका मार्गदर्शन भी होगा। इससे पहले कल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे राज ठाकरे से उनके निवास स्थान शिवतीर्थ पहुंचे, वहां पर यह मुलाकात हुई। इस दौरान मैनिफेस्टो से लेकर साझा रैलियों की तैयारी और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव और राज ठाकरे 5 जनवरी को पहली साझा रैली करने जा रहे हैं। दोनों मुंबई में 3 रैलियों को एक साथ संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर कल्याण डोंबिवली में 2 और रैली होगी। साथ ही ठाणे, मीरा भाईंदर, नासिक में भी एक साथ रैलियां करने वाले हैं। ये तो वो खबरें हैं जो हमें पता है, लेकिन खबर के पीछे की भी खबर होती है और अंदर की खबर सारी रखते हैं समीर चौगांकर जी। तो सबसे पहले चर्चा आप ही से शुरू की जाए। मुंबई में क्या फडणवीस को रोक पाएंगे ठाकरे ब्रदर्स? देखिए, मुझे लगता है काफ़ी देर कर दिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने। ये ठीक है कि बीएमसी के अंदर उद्धव ठाकरे का शिवसेना का एक प्रभुत्व रहा है। अगर देखेंगे 1996 से लगातार उनका मेयर बनता रहा है। हालांकि 2017 में देखेंगे तो सिर्फ 2 सीटों का फर्क था बीजेपी और शिवसेना के बीच में, क्योंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन बीजेपी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मेयर का पद दिया था। उसके पहले भी छगन भुजबल 92 में महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर मेयर रहे थे। अब लेकिन जो कहते हैं ना कि बंबई के समुद्र से बहुत पानी बह गया है। मातोश्री जो हिंदुत्व के कारण कट्टर मराठी और कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी बाला साहेब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे ने उससे पूरी तरीके से किनारे कर लिया है। राज ठाकरे का सबसे बड़ा डर क्या है? उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा डर क्या है? देखिए, राज ठाकरे के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे तो राज ठाकरे को लगा था जब वो मातोश्री से अलग हुए थे 2006 में, 5 और 6 में, जब उन्होंने अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, तब तो बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे और उनके रहते वो मातोश्री छोड़कर आए थे। उस समय लगा था कि राज ठाकरे कुछ बेहतर करेंगे और 2009 के चुनाव में उन्होंने किया और उतना बेहतर किया था कि 6 जो लोकसभा सीटें आती है मुंबई से, उसमें से एक भी सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीत नहीं पाई थी उनके कारण। और उसके बाद लगा था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने पैरों पे खड़ी होगी। नासिक में उन्होंने अपना मेयर बनाया, लेकिन उसके बाद उनका जो पतन शुरू हुआ कि आज की तारीख में उनके पास एक भी पार्षद नहीं। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल उनके पास पार्षद नहीं है, एक विधायक नहीं है। 1.5 से 2% का वोट बैंक उनके पास विधानसभा में रहा है, 5% के करीब उनके पास कॉर्पोरेशन में रहा है। अब डूबते को तिनके का सहारा है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, लोकसभा में ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से हारी, तो अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर बीएमसी हमारे हाथ से निकल गई, जो 25 साल से हमारे कब्जे में रही है, 25-27 साल तक, अगर वो निकल गई और सबसे पैसे वाली है, सारी रसद वहीं से मिलती है। उद्धव ठाकरे के जितने शाखा प्रमुख के सारा सब वहाँ ठेकेदारी करते हैं, वो 60-70 हज़ार करोड़ का जिसका बजट है, उस पर आज लंबे समय से राज करते हैं। और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अगर बीएमसी मेरे हाथ से निकल गई तो सिर्फ एक सत्ता की चाबी, पैसे वाली बीएमसी की चाबी हाथ से नहीं जाएगी, यह बंबई के अंदर मैसेज चला जाएगा कि बंबई का मराठी मानुष भी अब एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। और यह मैसेज न जाए, मराठी मानुष कम से कम मुंबई का
उनके साथ बचा रहे किसी भी तरीके से, इसलिए दोनों भाइयों ने ठाकरे परिवार साथ में आए हैं और दोनों मराठी अस्मिता के नाम पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे के आने के बाद उत्तर भारतीय वोट मिलेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारतीय के साथ वो मारपीट करते रहे, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने सोच लिया है कि जो 40% का मराठी वोट बैंक है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, और अगर मराठी हमारे साथ एकजुट रहा तो हम एक बड़ी ताकत बंबई में बने रहेंगे। लेकिन यह तय है कि अब उनका मेयर बनना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 90 सीटों पर एकनाथ शिंदे 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर अपना मेयर बनाएंगे। उद्धव ठाकरे एक लड़ी हुई लड़ाई हार रहे हैं। हालांकि वो कितनी सीटें जीतकर क्या वो स्टैंडिंग कमेटी में अपना चेयरमैन बनाते हैं, कोई अच्छी पोजीशन में आते हैं, ये देखना बात होगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी बहुत मुश्किल है। विजय जी, समीर जी ने भविष्यवाणी कर दी है कि ये नया मिलाप जितना भी हो जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की वजह से ठाकरे विलाप ही करते रह जाएंगे, ये वहां भविष्यवाणी है। समीर जी की भविष्यवाणी पर तो चैलेंज नहीं करते। अरे नहीं सर, बोले मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव ठाकरे वर्सेस मतलब ठाकरे ब्रदर्स या बीजेपी का नहीं है। मैं समझता हूं ये चुनाव है मुंबई जो कॉरपोरेशन है बीएमसी और मुंबई के चरित्र को तय करने का। समझे कि क्या मुंबई सिर्फ मराठियों की है या पूरे हिंदुस्तान की है। वहां पर उत्तर भारत के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, फिर दक्षिण भारत के लोग भी, तमिलनाडु के लोग हैं, केरल के लोग हैं। पश्चिम भारत में यदि देखें तो मतलब गुजरात से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ गुजरात है, वो सब लोग हैं। तो क्या उन सब की बीएमसी बनने वाली है या मराठी मानुस जिसका 40% वोट है और 63-65 सीटें हैं वहाँ पर मराठी डोमिनेंस की, तो उसको, तो ये बड़ा चरित्र तय करेगा। और चरित्र केवल 70,000 करोड़ का या मुंबई की सड़कों को ठीक करने का नहीं है, मुंबई के चरित्र को ठीक करने का है कि क्या फिर से यदि मराठी मानुस वहाँ पर, मराठी मानुस को आमतौर पर सोसाइटी के तौर पर नहीं कह रहा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के तौर पर कह रहा हूँ, तो क्या वो वहाँ आकर जो मराठियों के अलावा गैर मराठी लोग हैं उनका जीना मुश्किल करेंगे, क्या उनकी चिंता नहीं करेंगे, क्या उनको फिर से पिटाई की जाएगी, ये सारे सवाल भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। और इसीलिए शायद कांग्रेस ने अपने आप को एक अलग भूमिका में देखा कि क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो ऐसे नहीं जा सकती कि केवल मराठी मानुस के साथ जाए। मैं मराठी मानुसों के अपमान की बात नहीं कर रहा, मराठी मानुस की भूमिका तो वहां बनी रहेगी मुंबई में, वो आए वो जीते, लेकिन ये चरित्र तय, क्योंकि यदि ये दोनों लोग भी आकर कहते कि भाई हम सब जो लोग मुंबई में रह रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी परेशानियों का वो करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तब तो कोई बात होती, मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन वो केवल मराठी मानुस पर फोकस कर रहे हैं और मराठी मानुस, लेकिन सर बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र के दूसरे नगर निगमों में भी चुनाव है और वहां पे जो चुनाव हो रहे हैं ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। तस्वीर आपको दिखाऊंगी, सियासी दांवपेच तो वो जो चल रहे हैं सो चल रहे हैं, नेता रो रहे हैं। ये देखिए तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी। अजीबोगरीब मामला है। महायुति की कैंडिडेट ने एक पुराना वीडियो सामने आने पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ये है पूजा मोरे जाधव। इन्होंने मराठा आंदोलन के समय महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और उनकी पत्नी की आलोचना की थी। पूजा आरपीआई की उम्मीदवार थी, लेकिन बीजेपी ने वार्ड नंबर 2 से अपने कोटे से एबी फॉर्म दिया था, लेकिन टिकट मिलते ही उनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल हुआ तो मुसीबत खड़ी हुई। पूजा मोरे ट्रोल की गई। पूजा ने रोते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अनेक आंदोलने केले। माझ्या वयामधल्या सगळ्याच मुली असतील ज्या वयामध्ये नटत फुटत असतात, त्या वयामध्ये मी सगळं बाजूला ठेवलं। सकाळी एकदा आयुष्यामध्ये आरसात पाहिलं की दुसऱ्या दिवशीपर्यंत मी आरसात सुद्धा पाहायचे नाही, पण शेतकऱ्यांसाठी मी माझं आयुष्य झोकून दिलं। इतिहास पीछा नहीं छोड़ता राहुल जी। ये जो वीडियो है वो यही बता रहा है, इतिहास पीछा नहीं छोड़ता। जब जैसी सुविधा होती है उसको निकाल के खींच के सामने रख दिया जाता है। लेकिन फडणवीस कितने ताकतवर हैं ये आंकड़े खुद बोलते हैं। देखिए एडवांटेज तो है ही, ऐसा नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना जो है उसका जो गठबंधन है उसका एडवांटेज नहीं है या उसको बढ़त नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करेंगे। जैसे सेंट्रल सिटी जिसे हम बोलते हैं या सेंट्रल मुंबई, ये जो दो इलाके हैं इसमें काफ़ी सारे इलाके आते हैं, परेल, मजगांव, माहिम, वर्ली, ये सारे, और घाटकोपर, कुर्ला, सियान, ये सारे इलाके जो हैं इसमें जो विपक्षी दल है यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट है और एमएनएस है उनका अच्छा खासा प्रभाव है।
ये भी माना जा रहा है इन चुनावों में कि किस तरह से जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका या वो कितने वोट काटेंगे। AIMIM जो है उसका क्या रोल रहेगा। देखिए बिहार में AIMIM ने काफ़ी सारे मुस्लिम इलाकों में जो है वो बढ़त हासिल की। इस बार यहाँ पे अगर हम जो मुंबई का इलाका है जो उसमें अगर देखें तो 30 सीटें लगभग ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम फैक्टर जो है वो ही डिसाइड करेगा कि आखिर कौन जीतेगा। अगर वो वोट कटते हैं MIM के AIMIM के और बाकी लोगों के बीच में ये वोट बढ़ जाते हैं तो नेचुरली एडवांटेज जो है वो बीजेपी और शिवसेना अलायंस को मिलेगा। लेकिन अगर ये वोट नहीं करते हैं और एक साथ जाते हैं तो ये ऐसे इलाके होंगे जहां पर मुश्किलें पैदा होंगी। और दूसरे और भी फैक्टर्स है, जैसे महिलाओं का फैक्टर है। महिलाएं बीजेपी और जो शिवसेना का गठबंधन है उसके साथ दिखाई देंगी आपको। दूसरी तरफ अगर हम मराठी मानुस की बात करेंगे वहां पे एडवांटेज जो है आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे और MNS के साथ दिखाई देगा। तो बहुत सारे इस तरह के मुस्लिम मैन्युफैक्चर का आपको जिक्र किया, वो कांग्रेस में भी बटेगा वोट। तो ये सारे फैक्टर्स जो है डिसाइड करेंगे जिसके कारण ये लगता है कि एडवांटेज जो है वो बीजेपी शिवसेना का होगा। लेकिन शिवसेना जब डिवाइडेड नहीं थी तो जैसा कि समीर जी भी बोल रहे थे कि उनका पूरी तरह प्रभुत्व था BMC पे। इस बार देखना होगा कि कैसा होता है। पिछले चुनाव में 2017 में बीजेपी और शिवसेना लगभग आसपास थे, 2 सीटों का डिफरेंस था। लेकिन इस बार ये किस तरह से फैक्टर्स आते हैं, ये फैक्टर कितना काम करते हैं, ये देखना होगा। अब देखिए पूजा यादव जी के लिए एक लाइन बोल दूं। बिल्कुल बोले वो सर। अभी उनको थोड़ा बड़ा नेता बनने में शायद वक्त लगेगा। इसमें रोने की बात नहीं थी। उन्होंने अजीत पवार साहब और देवेंद्र फडणवीस जी की वीडियो नहीं देखे आमने सामने के, तो अब उसमें टिकट कट जाए सर। टिकट नहीं, वहां टिकट बांटने मिल वाले लोग बैठे हैं, आलोचना तो होती बांटने है वाले समय के लोग साथ। अगर जुड़ जाएं तब तो क्या समस्या है। हाँ लेकिन ठीक है, जब बोला था तब अलग जगह पर थे, समय के साथ चल। हाँ, अशोक समय- चौहान राज्यसभा चले गए, अशोक नारायण चौहान- नारायण केंद्र में मंत्री बन गए। सर वो कहने समय बदल समय गया, बदल जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ वो बदल- सब कुछ बदल गया। नहीं, पर मैं आपको एक चीज बताऊं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होंगे 15 तारीख को, जी। इसको अगर जैसा मतलब हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा, मैं सबकी बातों से सहमत, पर मुझे लगता है कि ये अंतिम वो चुनाव होगा जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह साबित कर देगा कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है कहाँ। क्योंकि अगर आप देखें इससे पहले 2 चुनाव हुए मुंबई में, खास करके 2 लोकसभा चुनावों में ऐसा नहीं है, उद्धव ठाकरे को थोड़ा उस पर उनका प्रभाव रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका बिल्कुल नगण्य से होते चले गए। तो ये इस बार बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जो बाला साहब की पार्टी थी, जो शिवसेना, जो संयुक्त शिवसेना थी, वो जैसा समीर जी ने भी कहा कि एक हिंदुत्व का तो वो प्रतिनिधित्व कर ही रही थी और मराठी जो अस्मिता है उसका भी वो प्रभुत्व, वो उसको लेजिटिमाइज करती थी। अब हुआ ये है कि भाजपा के आने के बाद, और भाजपा जिस तरीके से, और इसलिए भी क्योंकि मुंबई में खास करके 60% जो जनसंख्या है वो नॉन मराठी हैं, जिसमें कि गुजराती भी हैं, जिसमें जैसा विजय जी बता रहे थे। तो उत्तर भारतीय और गुजरातियों का विशेषकर भाजपा के प्रति जो झुकाव है, तो हिंदुत्व का जो प्रतिनिधित्व है वो भाजपा बेहतर कर रही है। इसलिए ये देखना ये जरूरी होगा कि इन दोनों भाइयों के साथ आने से क्या मराठी मानुस सचमुच में उस लिगेसी की तरफ एक बार फिर से झुकने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में यही देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बाला साहब की शुरुआत जो राजनीति की थी और जो मुंबई में जो उनकी पकड़ थी, उस पकड़ पर कितनी मराठा जो एक फैक्टर है वो कितना प्रभावी होता है या नहीं होता है। मुझे लगता है ये चुनाव उस चीज की तरफ हमें इंगित करेगा। सर ये ताकत की जो लड़ाई है, ठाकरे बंधुओं की लड़ाई, कितनी यहाँ पर काम आएगी, ये मिलाप जो है क्या कोई रंग दिखा पाएगा, इस पर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहने जा रही है पश्चिम बंगाल पर। देखिए आप याद करें 2024 का साल थोड़ा डैमेज का साल था, नुकसान की भरपाई 25 में हुई, अब 26 का टारगेट सेट है। बीजेपी की नजर में इस वक्त एक ही स्टेट है, वो है पश्चिम बंगाल। यहां पर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है। अमित शाह ग्राउंड पर है, 3 दिन के लिए ठिया वहीं पर जमा कर बैठते हैं, मीटिंग पर मीटिंग करते हैं। कोलकाता विजिट के साथ टीएमसी को चैलेंज कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं को टास्क सौंप दिया गया है, घुसपैठ, SIR, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को ट्रैक करो और पूरी पिच तैयार करने के साथ ही टारगेट सेट करो।
अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है स्टेट बीजेपी की, तो उस बैटरी को भी रिचार्ज करने का समय है, ये अमित शाह समझा कर गए हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर भी बीजेपी अटैकिंग मोड में है। अमित शाह ने पिछले कई महीने से अलग थलग चल रहे बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ मीटिंग की। दिलीप घोष को इस बार प्रचार के प्रमुख चेहरों में शामिल किया जाएगा। मीटिंग 8 मिनट की हुई, लेकिन मीटिंग में बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। अमित शाह बंगाल बीजेपी में अंदरूनी कलह मनमुटाव को दूर करना चाहते हैं। दिलीप घोष के जरिए अमित शाह ने पार्टी में एकजुटता का मैसेज दिया। अभी तक दिलीप घोष से इतनी चर्चाएं नहीं हुई थी, लेकिन उस 8 मिनट की चर्चा में कैसे पश्चिम बंगाल को रिचार्ज करना है, कैसे स्टेट लेवल पर एक एक छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचना है, कैसे रैलियां करनी हैं, वो सारी बातें शामिल थी। और उसके बाद फिर दिलीप घोष का जोश देखिए, सुनाते हैं आपको। तो आज ये चुनाव आ रहा है, इसलिए सारे पुराने नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर लड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए मुझे भी इस चुनाव के इसमें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरा पार्टी के बताया गया। माननीय वरिष्ठ नेता माननीय गृह मंत्री जी, जो जिनके नेतृत्व में बंगाल इतना आगे बढ़ा है, हम भी उनके नेतृत्व में काम किया है, तो खुद आकर के यहाँ सबको निर्देशित किया है कि किसको लगना है, क्या करना है। तो इसलिए मुझे भी बुलाया गया इसी काम में लगने के लिए। मैं तैयार हूँ। इस 8 मिनट की चर्चा में समीर जी हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने पूछा दिलीप घोष से कि कहाँ परेशानी है, तो दिलीप घोष ने बताया कि भाई पार्टी में चार्ज नहीं है, पब्लिक तो पूरी तरीके से चार्ज है। तो अमित शाह ने कहा कि भाई चार्ज करो पार्टी को, नई बैटरी लगाओ। देखिए, दिलीप घोष अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सक्सेसफुल प्रदेश अध्यक्ष में रहे हैं। उनके ही अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप देखेंगे तो 3 सीटों से लेकर 77 सीटों का जो आंकड़ा छुआ था, दिलीप घोष अध्यक्ष थे। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। संघ में उनका बहुत जबरदस्त, उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पर संघ को बनाने के अंदर, और संघ से वो बीजेपी में आए और उनका अध्यक्ष कार्यकाल अच्छा रहा था। मेदिनीपुर से वो सांसद रहे। फिर बाद में उनको पिछली चुनाव में 2024 में उनको वर्धमान की सीट पर, वर्धमान दुर्गापुर सीट पर भेज दिया गया था, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो बाद में उन्होंने आलोचना भी की थी पार्टी की। और जिस तरीके से पार्टी के अंदर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा बढ़ा है टीएमसी से आने के बाद, और जिस तरीके से वो विपक्ष के नेता बने, हालांकि ठीक है कि वहां पर समीक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष है, उसके पहले सुकांत मजूमदार थे, लेकिन कोई भी दिलीप घोष जैसा अध्यक्ष बन नहीं पाया जिसे संगठन के स्तर पर संघ के साथ मिलकर बहुत बेहतर तरीके से काम किया था। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि अभी दिलीप घोष थोड़ा साइड में हो गए थे, तो अमित भाई को लगा हुआ कि नहीं, उनको वापस लेकर आना है। और जिस तरीके से अभी शुभेंदु अधिकारी की मोनोपोली पार्टी के अंदर चल रही थी, शायद संघ ने इसे पसंद नहीं किया होगा। संघ को ये लग रहा होगा कि हमारे कमिटेड कैडर को पार्टी से साइड में कर आप टीएमसी से आने वाले व्यक्ति को पूरी पार्टी सौंप दो, ये संघ को स्वीकार नहीं होगा। और मुझे लगता है कि संघ का ये मैसेज गया होगा, और उसके बाद अमित भाई ने उनको बुलाकर कहा होगा कि आपको फिर एक्टिव होना है, संगठन के स्तर पर काम करना है, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन करना है और पूरा फीडबैक देना है। और मुझे लगता है कि सुनील बंसल, जो अभी राष्ट्रीय महासचिव और जो बंगाल के चुनाव प्रभारी भी, संगठन प्रभारी है, बहुत लंबे समय से जमीन स्तर पर वो बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो अमित भाई को रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई सबको साथ लेकर चलने की पार्टी के अंदर स्थिति है। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई जो शुभेंदु अधिकारी सांसद है, उनके तीसरे भाई दिवेंदु अधिकारी, इनकी जो परिवार की जो मोनोपोली है अपने क्षेत्र में, वो पार्टी में जिस तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी गाड़ी केवल एक बैटरी पर थोड़ी ना चलेगी, और खासतौर पर जब प्रोफेसर साहब ये पॉलिटिकल गाड़ी है, तो इसमें बहुत सारी बैटरियां, वो भी पूरी तरीके से फुल चार्ज मोड में चाहिए। तो उसमें फिर दिलीप घोष भी चाहिए, उसमें शुभेंदु अधिकारी भी चाहिए, उसमें अन्य नेता भी चाहिए। नहीं, वो तो सही है। जब देखिए, बंगाल बीजेपी के लिए एक, मुझे तो लगता है कि एक अंतिम किला है, और जिस प्रकार से लगातार कोशिश की जा रही है ये बंगाल में अपनी सरकार बनाने की, तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जब चुनाव लड़ती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, और जितने बड़े चेहरे हैं, जितने बड़े लोग हैं, उन सबको एक साथ लाना, सभी छत्रपों को एक साथ करना, ये स्वाभाविक सा है और वो है। लेकिन अगर इनसाइट के तौर पर, जिसको आप कहते हैं कि कहानी के पीछे की कहानी भी है, तो कहानी के पीछे की कहानी ये है कि अगर आप बंगाल के चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे इस बार आने के या जिसके वहाँ प्रभावी होने की काफ़ी संभावना, वो एक तो बांग्लादेश का मुद्दा रहेगा, घुसपैठियों का मुद्दा रहेगा, और प्रखर राष्ट्रवाद और विकासवाद का नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है, उस पर ही ये चुनाव होगा।
उस चुनाव में जो कैडर है, जो रैंक एंड फाइल है, वो बिना आरएसएस के हो नहीं सकता। और जैसा सबीर जी ने भी कहा कि दिलीप घोष जो हैं वो एक कद्दावर नेता भी हैं और पहले प्रचारक रह चुके हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अंडमान निकोबार में काफ़ी भूमिका निभाई थी संघ के विस्तार में, संघ के कार्य में। इसलिए जो संघ का कैडर है वो तभी बहुत प्रभावी होगा जब वहाँ संघ का जो चेहरा है और जो हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा चेहरा है उसको प्रखर भूमिका मिले। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ों को रिचार्ज करने के लिए दिलीप घोष को मुख्य धारा में लाया जा रहा है एक बार फिर से। और जैसा पहले भी हम जानते हैं कि उनकी एक बड़ी सफल भूमिका रही है, संगठन को भी उन्होंने 18 सांसदों वाली पार्टी विजय जी बीजेपी को बनाने के समय भी कमान दिलीप घोष के हाथ में ही थी। अब पिछले चुनाव में भले ही मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन अमित शाह तो यही कह रहे हैं कि हम तो बेहतर होते चले गए हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया है। इसके ठीक उलट अगर हम टीएमसी की बात करते हैं विजय जी, टीएमसी में क्या अब आप एक जनरेशनल शिफ्ट आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी के हाथों में बैटन सौंपने की तैयारी कर रही हैं? मुझे लगता है इन चुनावों के बाद, इन चुनावों से पहले तो नहीं करेंगी। ये चुनाव तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और यदि उन्होंने ये मिस कर दिया, ऐसा समझा कि ये अभी टीएमसी के लिए जनरेशनल चेंज का टाइम नहीं है, ये इलेक्शन तो कम से कम ममता बनर्जी के भरोसे ही लड़ा जा सकता है, उनकी लीडरशिप में ही लड़ा जा सकता है जितनी भी मजबूती से। क्या नतीजे होंगे नहीं कह सकते, क्योंकि लेकिन अभिषेक बनर्जी अगली पीढ़ी, जब ये इलेक्शंस खत्म हो जाए मुझे लगता है उसके बाद वो बटन शायद अभिषेक बनर्जी को सौंप दिया जाए। ये चुनाव ममता बनर्जी के बजाय किसी और के नेतृत्व में लड़ा गया तो टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी भी मतलब मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 38% 39% वोट हैं अभी, उसमें 3% वोट का इजाफा चाहिए। और इसलिए दिलीप घोष साहब को भी उन्होंने याद कर लिया। दिलीप घोष साहब को याद किया, उसका मतलब ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाले हैं। सब घर को, अमित शाह जी की आदत में है कि वो सारे नाराज लोग, घर के पुराने नए सब लोगों को जोड़कर रख ले और वो 3% किसकी क्या कैपेबिलिटी है, हाँ, उनको हर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दूसरे नाराज को भी ले आते हैं, वो अपने नाराज नहीं, दूसरे जो नाराज उनको भी अपने, हाँ, सबको मतलब जो भी लाया जा सकता है उन सबको लाकर वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यदि मतलब ममता जी के लिए तो है ही इम्तिहान, क्योंकि वो तीसरी बार ये चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन 2026 के जो 5 राज्यों के चुनाव है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का फोकस स्पेशली केवल पश्चिम बंगाल पर है। इसको यूं भी देख लीजिए कि अमित शाह जी ने कोलकाता में एक घर ले लिया है, मतलब किराए पर, उसको किराए पे लिया, खरीदा वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा घर, वहां से वो सारी चीजें देख रहे हैं, वहीं पर रुककर वो सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है असम से भी ज्यादा उन्होंने इस बार फोकस कर लिया कि असम में तो देख लेंगे हिमंता जो देख रहे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना। और ये आखिरी किला, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, मतलब केरल तमिलनाडु तो अभी बहुत दूर है, उड़ीसा उन्होंने जीत लिया, जो उड़ीसा लंबे समय से उनके सपने में था। दिल्ली 2014 से, मतलब वैसे तो 25 साल से, लेकिन 2014 से वो बहुमत के बाद भी दिल्ली नहीं जीत रहे थे, तो उड़ीसा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, महाराष्ट्र को कब्जे में कर लिया है। और अब केवल पश्चिम बंगाल है जिस पर उनकी नजर है कि ये किला ध्वस्त होना चाहिए, इस पर काम करना है। और अमित शाह जी ने वहां पे खूंटा गाड़ कर वो बैठ गए, खूंटा गाड़ के बैठना जी, ये अपनी पूरी ताकत झोंकना है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी ली है, इसमें कोई कहने वाली नई बात है नहीं, क्योंकि 100 से कम दिन बचे हैं। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, कैंपेन अभी शुरू ही हुआ है। आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मालदा में रैली कर रहे हैं। बहुत सारे रुकावटों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से आखिरकार शुभेंदु अधिकारी को परमिशन मिल गई। हाईकोर्ट ने हालांकि शर्तों के साथ जनसभा के लिए इजाजत दी है। आज से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें वो टीएमसी सरकार का 14 सालों का रिपोर्ट कार्ड वो जनता के बीच में रखेंगे। अगर मैं राहुल जी आपसे पूछूं कि ममता बनर्जी की 3 सबसे बड़ी ताकत क्या है और 3 सबसे बड़ी कमजोरी, देखिए, ममता बनर्जी की ताकत जो है वो बिल्कुल साफ है। ममता बनर्जी जो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर समुदाय की पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, खास तौर से मुस्लिम समुदाय जो, लेकिन बीजेपी तो उन पर आरोप यही लगाता है कि आप केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अच्छा, जी मैं आपको बता देता हूँ फिर तुष्टीकरण की राजनीति में वो जो है वो दुर्गा मंदिर भी खोल रही हैं, जगन्नाथ मंदिर भी बना रही हैं, और फिर वो जो है महाकाल मंदिर भी बना रही हैं। तो वो जहां मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो हिंदू पॉलिटिक्स भी अब कर रही हैं, ताकि जो बीजेपी का एक स्ट्रांग पॉइंट है कि हिंदू उनको वोट करे, या फिर वो सारे हिंदुओं को एक साथ लाना चाहते हैं,
उसमें कहीं ना कहीं वो सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब ममता बनर्जी जो उन्होंने लेफ्ट का पूरा जो किला था उसे वहां ढाया था, वो काडर भी उन्हीं के साथ ही लगभग। वो अगर आप टीएमसी का काडर पूरा स्टडी करेंगे तो बहुत सारा काडर जो है वो लेफ्ट पार्टीज का आया हुआ है, तो वो एक उनका पहले का मतलब ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट है, एड ऑन एडवांटेज है, एड ऑन एडवांटेज है, मुस्लिम वोट उनको मिलता है जी। वो बीजेपी को ये कोशिश करती हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू जो है पॉलिटिक्स कर रही है मुसलमानों के खिलाफ है, ये उनकी कोशिश रहती है अपनी पॉलिटिक्स में, तो नेचुरली ये सारे उनके एडवांटेज में है। दूसरा, वो अपने आप को एक सादा जो है राजनीतिज्ञ दिखाती हैं, जिस तरह से वो पहनावा पहनती हैं, बाकी सब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो आप ही के लोगों के लिए हूँ, तो उस तरह की राजनीति भी उनकी है। तो ये सारी राजनीति में, लेकिन सर डिसएडवांटेज तो होगा, ऐसा कोई नेता है नहीं कि डिसएडवांटेज ना हो। अगर डिसएडवांटेज होता तो पिछले 2 चुनाव कैसे बीजेपी जो है वो तो बड़ा जोर लगाया था, बीजेपी का पूरा फोकस था वेस्ट बंगाल में, उन्होंने अलग अलग टीएमसी के लोग तोड़ लिए थे। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक होता है, है वो ना, तो तो बहुत वही बड़ा साल के बाद तो डिसएडवांटेज है। एंटी-इनकम्बेंसी होती है। दूसरी, अभी भी देखिए, अभी अगर आप दिलीप घोष की बात करें, दिलीप 2021 के चुनाव के बाद जब बीजेपी जो है टीएमसी को नहीं हटा पाई सत्ता से, दिलीप घोष को साइडलाइन कर दिया आपने, वो सल्क कर रहे थे। अब आपने जाके दिलीप घोष को कहा कि अच्छा अब आप चुनावी रैलियां करें, 6 तारीख से वो चुनावी रैली में जा रहे हैं, 16 रैलियां कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी में भी इतना कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पे मनमुटाव नहीं होते, वहां पे चीजें नहीं होती। अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, वो वहां पर डायरेक्टली अब पूरा कैंपेन जो है वो संभाल रहे हैं, तो वो कोशिश उनकी दिखाई दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाऊं सर, कोई डिसएडवांटेज ऐसा तो नहीं है ममता बनर्जी में, एक उनकी पॉलिटिक्स में बहुत डिसएडवांटेज है, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है ममता बनर्जी कि ममता बनर्जी अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसका कोर वोट बैंक वही है। और ममता बनर्जी को पता है कि जब तक मुस्लिम मेरे साथ है, सत्ता में बने रहने की मेरी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल होगी। उनको सिर्फ डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हिंदुत्व का वोटर चला गया, जिस तरीके से अमित शाह जी तैयारी कर रहे हैं, घुसपैठी को मुद्दा बना रहे हैं, करप्शन को मुद्दा बना रहे हैं, महिला अत्याचार का मुद्दा बना रहे हैं, और जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का मुद्दा बना रहे हैं, अगर ये मुद्दे चल गए और ध्रुवीकरण की वोटिंग होती है हिंदू बना मुसलमान, तो ममता बनर्जी की हार तय है। मुर्शिदाबाद वाला जो इलाका है, उस इलाके में किस प्रकार से ये पोलराइजेशन होता है, खास करके ओवैसी और हुमायूं कबीर के आने के बाद, वो एक बहुत बड़ा अमित शाह जी जो है ना घोड़े सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, सबको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए। ठीक सर, एक सवाल के साथ मैं अब ये हिस्सा शुरू करने जा रही हूँ। विजय जी, सवाल आपसे, बाटी चोखा पसंद करते हैं आप? हैं? बेहतर तरीके से, अच्छे से, हाँ। क्योंकि और अखिलेश जी बनाए तो हाँ अखिलेश यादव खिला रहे हैं बाटी चोखा। अखिलेश यादव की बात हम कर रहे हैं, जो 2027 से पहले नए साल में ब्राह्मण समाज की बात करने में लगे हुए हैं। अखिलेश की अब ब्राह्मण वोट बैंक पर पूरी नजर है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को वोटर्स पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अब ये देखें अखिलेश यादव की ये तस्वीर, साल के पहले दिन बाटी चोखे की दावत दे रहे थे। यूपी में अब एक नई राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हो गई है। अखिलेश की इस दावत को बीजेपी में चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन पर कटाक्ष माना जा रहा है। अखिलेश ने अपनी पार्टी के नेताओं समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बाटी चोखा हमारे प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थानी होते तो कहते दाल बाटी हमारी संस्कृति का हिस्सा है ना। बिहार बोलते यही बात तो कहते लिट्टी चोखा हमारी संस्कृति का हिस्सा, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की है, बात बाटी चोखे की है। इसे आपसी झगड़े और राजनीति में बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अब कटाक्ष किस पर है? ये संगठन पर है। किसका संगठन? बीजेपी संगठन। किस पर कटाक्ष है? पंकज चौधरी पर कटाक्ष है। ब्राह्मण विधायकों की बीजेपी ने मीटिंग क्या की? मीटिंग छोड़ी, वो तो सहभोज था, खाने और खिलाने के लिए बैठे थे, लेकिन नसीहत दे दी गई कि इस तरीके की सहभोज ना करें, मीटिंग्स ना करें। अखिलेश यादव को मौका मिल गया, साल का पहला दिन था, उन्होंने जबरदस्त दावत दे दी। सभी को बिना पाबंदी के एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, अखिलेश यादव ये अपने पोस्ट में कह रहे हैं। अपने बयान से उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को समर्थन दे दिया है, जिन्हें पार्टी की तरफ से चेतावनी मिली थी। बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को जाति आधारित और अनुशासनहीनता बताया था। पोस्ट आपके सामने रख दिया हमने। अब पंकज चौधरी ने सीधे विधायकों को सख्त संदेश दिया था। अखिलेश यादव ब्राह्मण विधायकों और ब्राह्मण वोटर्स के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए, उन्हें लुभाने लगे। अब जो बातें उन्होंने कही है वो आपके सामने रख दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्या कहा उन्होंने? बिना पाबंदी के, बिना रोक टोक के, है ना? क्या चाहते क्या है? नहीं, चाहते तो वो जो भी हैं वो तो नेचुरल, ये बहुत बिल्कुल ब्राह्मण विधायकों का कुनबा बढ़ाना चाहते हैं। वो
कि वो बेसिकली वो अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं, उनका ब्राह्मण और उनसे कोई ये नहीं होता है, और कोई भी राजनीतिक दल वो चाहेगी, इसलिए उसमें वो अपवाद नहीं है। लेकिन समस्या ये भी है कि जो व्यक्ति एक तरफ ये पीडीए करता रहा पिछले कई वर्षों से, अगर आप देखें तो उनका जोड़ ही पीडीए पर रहा। अब एक तरफ वो पीडीए कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं सबको मिल बैठ के खाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो विसंगतियां मुझे दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको मिल बैठ के नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सबको मिल बैठ के करना चाहिए, यही तो समाज की रचना होनी चाहिए, लेकिन वो तो एक अवसर की तलाश में है। ये उनके अवसरवादिता का बिल्कुल स्पष्ट हमें प्रमाण देता है कि भाई अगर किसी ने कहीं कोई बैठक हुई, उस बैठक में अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक की तरफ से अगर कोई निर्देश आया, तो वो निर्देश भी मुझे तो लगता है इंक्लूसिव निर्देश है कि भाई नहीं खाली ये करना ठीक नहीं है, सबको मिल बैठ के चलिए। नहीं सर, ये तो गलत बात होगी। इंक्लूसिव निर्देश तब क्यों नहीं था जब ठाकुरों की बैठक चल रही थी? इंक्लूसिव निर्देश तब क्यों नहीं था विजय जी जब कुर्मी समाज की बैठक हुई? इंक्लूसिव निर्देश तभी आ गया जब ब्राह्मणों की बैठक थी, है ना सर? तो अखिलेश यादव क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी को मौका मिल गया है कि वो काम करें। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पीडीए के अलावा किसी के खिलाफ थोड़ी खड़े, इंक्लूसिव करना चाहते हैं वो। उनको याद होगा कि मायावती जी ने किस तरह से दलित एक समाज को रिप्रेजेंट करते हुए ब्राह्मणों के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया, उसने उनको पूरी बहुमत की सरकार दिलवाई। तो ब्राह्मण वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नंबर भले ही कम हो, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका है। तो अब अखिलेश जी को लगता होगा कि पिछली बार जो कसर रह गई है उसमें ब्राह्मणों को अगर जोड़ ले तो कुछ मदद मिल जाएगी। और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें दिया है ना, अपने आप नहीं आते, हो सकता नहीं आते, लेकिन अब ब्राह्मणों के लिए मौका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। और उसमें कुछ लोग अभी उसमें जो बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं, क्या पता सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनको, मैं ढूंढ रही हूँ। नहीं, वो आज उसमें भोज में नहीं आए हों, लेकिन बाटी चोखा के लिए कोयला वगैरह तो ला सकते हैं ना। नहीं सर, अगर अखिलेश यादव को इतना ब्राह्मण प्रेम उबड़ रहा है इस समय, तो अखिलेश यादव इस बात की घोषणा कर दे कि भाई जब उनकी सरकार आएगी, अगर 2027 में आती है, तो माता प्रसाद पांडे जो भी पार्टी के नेता है उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। या अखिलेश यादव को इतना अगर ब्राह्मण प्रेम उबड़ रहा है, तो अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का किसी ब्राह्मण को बना दे। तो पार्टी में तो दिखाए ना, अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, 2012 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी ने चलाई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। क्या अखिलेश यादव ने किसी ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष दिया है। अखिलेश यादव ने अपने टेन्योर में ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये बताएं। समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे इतिहास में ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये बताएं। सिर्फ ये कह देने से कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा, हमारा साथ आएंगे, अखिलेश यादव को मैं चुनौती देता हूं, वार्ड डिक्लेयर कर दे कि भाई मैं पार्टी का भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से इस ब्राह्मण नेता को बना रहा हूं, और 2027 में अगर हमारी सरकार आती है तो मैं ब्राह्मण को वो मुख्यमंत्री बनाऊंगा, या 2.5 साल में मुख्यमंत्री रहूंगा, 2.5 साल किसी ब्राह्मण को बनाऊंगा। फिर आप उम्मीद करो कि ब्राह्मण आपके साथ आएंगे। सिर्फ ये कह देने से कि आप नाराज हो, सिर्फ मेरे पास आ जाओ, जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए किया है, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव या कोई कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में इतना ब्राह्मणों के लिए नहीं किया होगा। एक से एक बड़े पद पर ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो अखिलेश यादव को सिर्फ कह देने से कि भाई आप भोजन करने आ जाओ, मैं आपसे बात कर लूंगा, माता प्रसाद पांडे के सिर्फ नाम के आधार पर बिठा दो, वो सारे डिसीजन आपके चाचा और आप खुद लेते रहो। माता प्रसाद पांडे को यह तक नहीं पता कि पार्टी के अंदर क्या निर्णय लेना है। तो ऐसा सिंबॉलिक बनाने से काम नहीं होगा। आप खुल के घोषणा करें, ब्राह्मण आपके बारे में सोचेंगे। राहुल जी, जो अभी समीर जी ने कहा, उस चोखे में मिर्ची बहुत ज्यादा थी। देखिए, जब आपकी पार्टी के अंदर ब्राह्मण और ठाकुर जो समाज है पार्टी के अंदर का, उसमें खींचतान होगी तो दूसरे तो मजे लेंगे ही ना। तो अगर वहां पर जो हो रहा है, ये खींचतान चल रहा है, देखिए बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है ब्राह्मण रहा है उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा, बीजेपी का। और ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर आप जो विधानसभा देख लीजिए या परिषद देख लीजिए, उसमें ब्राह्मणों का जो वैसे प्रदेश में जो परसेंटेज है उसके हिसाब से 12% रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो विधानसभा विधान परिषद में नहीं। मैं तो सब संख्या के आधार पर मैं कह रही हूँ कि ब्राह्मणों की संख्या जो है वो 12%। मैं कह रहा हूँ उसी के अनुपात में उनका ये कहना है, ब्राह्मण विधायकों का या उसके समाज के लोगों का, कि हमारा उतना जो है एमएलसी या एमएलए उतने नहीं है जितने होने चाहिए उस अनुपात में। तो ये बात उनको अखर रही है। दूसरा ये भी बात अखर रही है कि जो उत्तर प्रदेश में जो आरोप लगाया जाता है, मैं ये नहीं कहता कि ये सच है, ये झूठ है, ये जो ठाकुर
राजनीति जिस तरह से बढ़ी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो नेता हैं बीजेपी में वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। और ऊपर से ऐसे में उनकी एक बैठक हुई, हमने अभी मेंशन किया, उससे पहले दूसरे समाजों की बैठक हुई बीजेपी में, और इस बैठक को पॉइंट आउट करना वो भी उनको कहीं ना कहीं चुप रहा। ये सर हमने और अभी देख लिया समीर जी है, ने जो 42 बात कर दी ब्राह्मण विधायक हैं। अध्यक्ष की, वो उन्होंने और उनका जख्म कुरेद दिया। अभी तो ब्राह्मण अध्यक्ष ही बनने वाला था भारतीय जनता पार्टी में, वो आखिर आते आते वो ब्राह्मण का नाम कट गया। और ये चैलेंज तो बीजेपी के लिए भी इस बार हमने ठाकुर मुख्यमंत्री बना दिया 2 बार, तो अगली बार हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोनों लोग चैलेंज स्वीकार करें। हाँ जी समीर जी, उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री तो है। ब्रजेश नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश पाठक को दिया है, ठाकुर उर्मी मुख्यमंत्री दिया है है 10 उन्होंने, साल से, भाई एक तो ओबीसी ब्राह्मण भी बन जाए। उप मुख्यमंत्री तो दिया सर है। योगी है, तो फिर सब आप ये जगह कहेंगे राजस्थान में योगी दिया की है जाति नहीं ना, होती। राजस्थान में दिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने। भजनलाल राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल मुख्यमंत्री शर्मा। ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े ब्राह्मण लीडर है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेके चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव तो एमवाई की बात करते हैं ना, एमवाई किसके साथ जुड़ा है? अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ है। पीडीए की बात कौन करता है? अखिलेश पीडीए की बात करते हैं। तो अखिलेश को इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना कि जब वो एमवाई और पीडीए की बात करते हैं और ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, वो बताया कि ब्राह्मणों को क्या देंगे। वो लोकसभा में कोई ब्राह्मण का नेता बना देते। पूरे परिवार जगह सब जगह यादववाद चलाओगे, मुस्लिम वोट करोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि ब्राह्मण आपको वोट देने जाए। और उनके साथ तो जो ब्राह्मण विधायक थे राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। ऊंचाहार के पांडे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो आपकी पार्टी के ही जो ब्राह्मण एमएलए है वो आपसे नाराज चल रहे कि आपके यहाँ सिर्फ पीडीए की बात होती है और एमवा समीकरण की बात होती है। आप क्या ब्राह्मणों का दम घुट रहा है, इसलिए ब्राह्मण विधायक आपके क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के साथ आज की तारीख में आ रहे हैं। तो तुम आपके पास जो ब्राह्मण विधायक है आप उनको तो जोड़ के रखिए, बाद में आप दूसरे ब्राह्मण नेताओं की उम्मीद कीजिए। तो अखिलेश यादव ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई इस बहाने में अपनी राजनीति चमका लूं। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 में जो उनको पीडीए के कारण जो 37 सीटें मिली और बीजेपी 33 सीटों पर आ गई थी, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास वो वापस वो वोट बैंक चला गया है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जो पीडीए अखिलेश यादव का और जो एमवा समीकरण है वो सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबके लिए काम हुआ है, सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण ये देखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सबके लिए काम किया है। सर्व समाज के लिए क्या है, गरीब पिछड़े ओबीसी दलित सारे वर्ग के लिए काम किया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से लगातार सरकार में बनी है। एक छोटी सी बात बता दूं कि देखिए आम मतलब समीर जी तो बहुत एम्पिरिकली बातें कर रहे हैं, पर अगर सैद्धांतिक रूप से भी देखेंगे तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्षेत्रीय दल या तो विशेष जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं या कोई एथनिक जो एक निर्जातीय जो प्रवृत्तियां होती हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, खास करके जैसे भाजपा जैसी राष्ट्रीय दल है जिसका जनाधार व्यापक है, वो पैन इंडिया होती चली जा रही है। दक्षिण में भी आप देख ही रहे हैं कि केरल में भी अब उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो ये इन दलों के लिए स्वाभाविक है कि वो सभी लोगों को मिलाकर चले और किसी एक विशेष जाति पर फोकस्ड ना रहें। तो जो आप बीजेपी की तरफ से हो सकता है बिहाइंड द सीन वो छोटी मोटी जो गठजोड़ होती है वो होती रहती है, लेकिन एक जो स्पष्ट एक स्टैंड होता है वो इंक्लूसिविटी का ही होता है। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, जैसा समीर जी भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव परिवार बेस्ड पार्टी हैं, उनके परिवार से देखिए कितने लोग हैं। अखिलेश यादव जाति विशिष्ट पर फोकस्ड पार्टी हैं, जैसा बिहार में भी ऐसा ही देखेंगे आप प्रवृत्तियां लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में। एक समय तो था, देखिए बीजेपी में भी एक समय था जब ये कहा जाता था कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। उस समय वो राष्ट्रीय पार्टी उस रूप में नहीं थी राहुल जी। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। और ऐसा ही नहीं था, आरएसएस में भी ये कहा जाता था कि महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। लेकिन बीजेपी ने भी अपने आप को इंक्लूसिव बनाया है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है, बहुत सारे और जातियों के लोगों को आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने अपनी पार्टी को इंक्लूसिव ओपन किया है और आरएसएस ने भी ओपन किया है। तो इसी तरह से अगर कोई और मेरे को नहीं लगता अखिलेश यादव इतना सीरियस होंगे इस पूरे उसमें, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो स्वाद पूरा ले लिया है। हाँ। वो जरूर वो मजा ले रहे हैं, कोशिश वो मजा लेने की उस मौके का फायदा उठा रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी में जो नाराजगी हुई उसका एक फायदा वो उस तरह से उठा रहे हैं। और ये इसका मतलब भी नहीं कि अवसर तलाश रहे वहां चले जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता, एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ, उनको शायद पता नहीं कि सरकार दिल्ली में नहीं चलती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वो 90% टाइम तो दिल्ली ही रहते हैं। पाठक जी पता ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं, वो रहते दिल्ली ही हैं। सरकार तो उत्तर प्रदेश में चलती है। अवसर की बात हो रही है। एक अवसर इस वक्त नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी ढूंढ रहे हैं। सियासी एंट्री की खबरों के बीच नीतीश कुमार के बेटे नए साल पर एक नई तस्वीर के साथ दुनिया के सामने आए। बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं,
नालंदा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए निशांत दिखाई दिए। स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत हुई। निशांत को देखकर पार्टी के वर्कर्स ने उन्हें घेर लिया। गांव के लोगों ने भी उन्हें अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। इस पर निशांत ने रिप्लाई किया कि देखते हैं हम करवाते हैं। निशांत गांव की महिलाओं से भी मिलने के लिए पहुंचे, गरीब लोगों और बच्चों के बीच में कंबल भी बांटे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में उनकी मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। तो मौका श्रद्धांजलि सभा का था। इसमें सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार दोनों पहुंचे थे। निशांत ने भी अपनी दादी परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि दी और लोगों से बातचीत की। इस दौरे को लेकर गेस्ट हाउस की भी कुछ तस्वीरें आई। निशांत और नीतीश कुमार एक साथ नाश्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये कहेंगे बाप बेटा साथ में नाश्ता तो करेगा ही ना, इसमें कौन सी नई बात हो गई, इसमें कौन सी कहानी हो गई। कहानी ये है, जब हलचल ये होती है कि अब कब आप निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ जब निशांत कुमार बात करते हैं, पब्लिक में कनेक्ट बनाते हैं, तो ये सवाल तो पैदा होगा ना। आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी है सर? इनसाइड स्टोरी तो बस इतनी है कि मुझे लग रहा है कि इसको हम लोग कई दफे क्या होता है कि किसी कोई घटना घटती है, उसको प्रत्येक और प्रत्यक्ष रूप से अगर हम सिर्फ राजनीतिक जामा पहना दें तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक निशांत कुमार का सवाल है, ये सब हम जानते हैं कि नीतीश कुमार चुनावी राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते, वो एमएलसी हैं। तो कल्याण बिगहा में एक तो उनका पैतृक गांव है, और वहाँ पर जब आप ये बात आई तो मैंने थोड़ी पता करने की भी कोशिश की। जहाँ तक जदयू का सवाल है, जदयू में कोई नेतृत्व परिवर्तन अभी फिलहाल होने की कोई संभावना तो नहीं दिख रही है। एक दूसरी बात, अगर निशांत कुमार मुख्य धारा में या आते भी हैं या राजनीतिक भूमिका में आते भी हैं, तो ये जरूरी है, क्योंकि परिवार, जैसा अभी भी मैंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां होती हैं या क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर परिवारवादी होती हैं, और वो क्षेत्रीय पार्टियां जहां पर नेतृत्व परिवार में नहीं गया है, आपने देखा होगा कि मोटे तौर पर उनका बहुत प्रभाव नहीं रहा और धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली गई हैं। इसलिए ये जरूरी है, जो खास करके जदयू के कुछ लोग हैं जो खास करके लवकुश समीकरण से जदयू को देखते हैं, उनका ये मानना है कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो सेकंड रंग लीडरशिप में जो एक वैक्यूम है शायद वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए उनकी ये कवायद होती है, उससे कहीं ना कहीं उनकी अपनी निष्ठा भी सामने आती है, उससे कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के नजदीक भी जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर निशांत कुमार को जदयू में कोई भूमिका मिलेगी तो वो संगठन के रूप में तो हो सकती है, और संगठन में बहुत प्रभावकारी और स्थापित भूमिका होने के बाद ही वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आएंगे। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, और ऐसा ही मुझे वहां से खबरें भी मिल रही हैं। समीर जी, देखिए, नीतीश कुमार के पास अब बहुत राजनीतिक जीवन बचा नहीं है। अब वो 1 साल रहते हैं, 2 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, और जेडीयू को लग रहा होगा कि भाई अब निशांत कुमार को लेकर आया जाए। निशांत कुमार भी 50 साल के हो गए, 51-52 साल की उनकी उम्र है। अब उनको अगर राजनीति में लाएंगे तो कब लेकर आएंगे। और नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ वो रहे, और कभी भी उन्होंने अपने बेटे को किसी भी तरीके से भूमिका पार्टी के अंदर निभाने नहीं दी। बहुत लो प्रोफाइल अपने बेटे को उन्होंने रखा, और बेटा भी वैसा ही रहा है। अब अगर पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं और पार्टी को लग रहा होगा तो क्या वो हरनों से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? वहां से जो बहुत स्ट्रांग होल्ड है जेडीयू का, वहां पर नीतीश कुमार पहली बार हरनों से ही विधायक बने थे। क्या उनको विधान परिषद में भेजा जाएगा, यह भी प्रश्न उठ रहा है। क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा दिल्ली की राजनीति के लिए? तो उनके लिए भूमिका क्या तय होती है, या धीरे धीरे संगठन में लेकर आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि निशांत कुमार अभी इतने राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है कि सीधे वो जेडीयू की कमान संभाल सके। जेडीयू में बड़े लीडर है, उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में इतनी स्ट्रांग और बड़ी हो गई है। नीतीश कुमार इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बाद, इतने लोकप्रिय होने के बाद भी एक नंबर 1 की पार्टी बिहार में नहीं बन पाए। वो आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। निशांत को लाया जाएगा, केंद्र से सहमति ली जाएगी, कैसे एडजस्ट किया जाए। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तब निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री होगी। नीतीश और निशांत दोनों एक साथ राजनीति में नहीं रहेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। कल वियतनाम की यात्रा पर वो रवाना हुए। ये सोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिल रही है। नए साल में उनकी ये पहली विदेश यात्रा है, ये उनकी निजी यात्रा है। राहुल गांधी क्रिसमस से पहले जर्मनी की यात्रा पर निकले थे, और अब वो वियतनाम की यात्रा पर निकल गए हैं। और इस यात्रा पर निकलने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले, 18 मिनट पहले का एक पोस्ट मैं उनका देख रही हूँ, और वो इंदौर का मसला उठा रहे हैं। इंदौर की समस्या की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंदौर में पानी नहीं, जहर बचा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है, और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान
जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना देनी चाहिए थी। सरकार ने घमंड परोस दिया। जाहिर है वो कैलाश विजयवर्गीय की खबर को ही इंगित करते हुए ये बात कह रहे हैं और उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल भी उसमें रेज कर रहे हैं। तो अगर इतने सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, 2026 की इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां उनके सामने हैं, अभी तो मार्च फिर में से विदेश की गलियां अभी तो मार्च में वियतनाम गए थे। 2025 की शुरुआत में मार्च में राहुल गांधी वियतनाम गए थे, उसके बाद राहुल गांधी लंदन गए, उसके बाद वो मलेशिया जाते हैं, उसके बाद वो कोलंबिया जाते हैं, उसके बाद फिर वो अभी जर्मनी गए थे। तो राहुल गांधी विदेश में कितना कम समय रहते हैं, सेशन चल रहा होता है, सेशन के बीच में वो जर्मनी चले जाते हैं कि भाई वहां से पिपत्रा ने कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, वहां चले जाते हो, वहां जाकर आप कहते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। दिल्ली लौटकर आते हो, उसके बाद आप छुट्टी मनाने रणथंभौर चले जाते हो जयपुर परिवार के साथ, वहां से आप लौटे नहीं लौटे कि आप फिर आप खबर आ रही कि आप वियतनाम चले गए हो। 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, तमिलनाडु में है, केरल में है, आसाम में है, पश्चिम बंगाल में है, पांडुचेरी में है। कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल तो मान लो कि ठीक है, कांग्रेस 3 में 13 में, केरल में तो कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है इस बार, 10 साल बाद सत्ता में यूडीएफ के रूप में वहां पर आने की कोशिश कर रही है। आसाम में आप हेमंता विश्व शर्मा से डायरेक्ट लड़ाई लड़ते हो, वहां आप उनको अपदस्थ करने के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप आसाम नहीं जाते हो। तमिलनाडु में आज छोटे भाई स्टालिन को मान लिया जाता है। इतनी बड़ी लड़ाई है, आप संगठन में देख नहीं रहे हो और आप विदेश यात्रा पे चले जाते हो। आप प्रायोरिटीज की जो बात कर रहे हैं कि करेगी? सर आप ज्यादा बेहतर बताएंगे विपक्ष की पॉलिटिक्स का तरीका क्या होता है विजय जी, लेकिन कितने सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके पास। वो देहरादून जा सकते थे, वहां देहरादून में चक्का जाम कर सकते थे जो अंजेल चकमा के साथ हुआ, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने केवल सोशल मीडिया तक ही अपनी राय सीमित रखी। फिर वो इंदौर में पानी की समस्या को उठा रहे हैं, बहुत बेहतर है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या केवल समस्या उठा देने भर से विपक्ष की राजनीति मजबूत हो जाएगी? वो इंदौर भी जा सकते थे, इतना बड़ा मसला है, वो उस मसले के साथ बॉम्बे ब्लास्ट में जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, राहुल गांधी इनको दिल्ली में देखने गए, आप इंदौर जाने की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा से आते हैं और सीधे बॉम्बे ब्लास्ट में जो घायल होते हैं उनसे मिलने अस्पताल पीएम चले जाते हैं। ये तो अभी दिल्ली में, और राहुल गांधी दिल्ली नहीं जाते उनसे मिलने, दिल्ली ब्लास्ट के लोगों से मिलने। जी जी जी, यही बात बार बार चर्चा होती है प्रायोरिटीज की कि वो इश्यूज बड़े उठाते हैं, ठीक से उठाते हैं, लेकिन जहां उनकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मैदान में होना चाहिए, ज़मीन पर होना चाहिए, उसमें वो शायद उसको छोड़ देते हैं। ये उनकी पसंद की बात होगी, या वैसे ये उम्मीद करना कि वो हर मौके पर कहीं जाएंगे ही, ये भी कुछ ज्यादती होगी कि उनके लिए सोचा जाए कि नहीं हर मौके पर वो जाए। लेकिन ये दोनों बड़े इशू थे। एंजल चकमा का बड़ा तो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, एंजल, मैं आपसे सहमत हूँ कि एंजल चकमा का जो इशू है वो तो बहुत बड़ा इशू है, और कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुद को भी वहां जाना चाहिए था, या डेलीगेशन को, या जिस तरह से भी लीड करना चाहिए था। और इंदौर की भी बड़ी घटना है, 14 लोगों की मौत हो जाना गंदे पानी के वजह से, उस पर उनको जाना चाहिए। अब वो उनको तय करना होता है, इशू उठाने से, केवल पोस्ट कर देने से तो काम नहीं चलता। हो सकता है कि वो ये ना करते, किसी और पूरे डेलीगेशन को वहां भेज देते। हर बार ये उम्मीद करना कि वो उस मौके पर पहुंचेंगे, ये भी संभव नहीं होता। और हर बात को उनकी विदेश यात्रा से हमें क्या परेशानी है? विदेश यात्रा कोई जा रहे हैं तो इसमें क्या अपराध है? कोई अपराध कर रहे हैं राहुल गांधी? तो हम हर बार उनकी विदेश यात्रा पर ऐसा सवाल उठाते हैं कि जैसे कोई वो अपराध करने वहां पर जा रहे हैं। ये तो नहीं है। अब ये उनकी राजनीति को तय करना है उनको अपने हिसाब से कि क्या करना है। नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी किस बात की है, ये उनको तय करना है। इससे क्या फायदा हो रहा है? अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी में उनकी विदेश यात्रा क्या काम? लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये नहीं है ना कि वो विदेश यात्रा नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या कर सकते हैं? नहीं, हम उनको एक अपराधी की श्रेणी में डालते हैं विदेश यात्रा को लेकर, मुझे इस पर आपत्ति है। बाकी वो एलओपी के तौर पर मैंने कहा में जाना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, विदेश जाए, जहां जाना चाहिए उनको, उनका ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो विपक्ष का नेता होता है वो जनता के प्रति और जनता की भावनाओं के प्रति उसका संवेदनशील होना और संवेदनशील होते दिखना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ट्विटर पर संवेदनशीलता का एक आधार होता है, लेकिन जमीनी तौर पर और जमीनी स्तर पर किस प्रकार से वो संवेदनाएं दिखती हैं, ये प्रश्न इस पर है। और चूंकि प्रश्न इस पर होता है, और चूंकि प्रश्न इस पर होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा, जब रोम जल रहा है तो नीरो कहाँ बजा रहे हैं? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, ये शुरू से मैं मानता हूं। तो वो जो है वो कई मुद्दे उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह उनका मन नहीं होता या उसको अंजाम तक नहीं लेके जाते। जहां तक ये बात है कि विदेश यात्रा, तो क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी ऑपोजिशन लीडर थे वो विदेश यात्रा नहीं करते?
बिल्कुल करते थे, हर लीडर ऑफ ऑपोजिशन करता हर लीडर ऑफ ऑपोजिशन करता है। और वैसे भी जब पार्टी के जैसे अब विभिन्न पार्टियों के भी जो नेता होते हैं वो भी विदेश यात्राएं करते हैं, और इसको इसलिए भी माना जाता है कि वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। ये भी कोशिश होती है उसमें, क्योंकि हमेशा वो से लेवल नेक्स्ट क्या है वो सर? आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानने की 35 साल पुरानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जानने की जरूरत होती है। तभी मैं कह मैं रही ये हूँ कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल क्या है सर राहुल वो तो गांधी जी का? चाहते हैं ना प्रधानमंत्री बनना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, चाहते होंगे ना जी। राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री अब ये तो बने या यहाँ ना से बने दैट इज सर, अ सेपरेट हाँ, थिंग, वो हाँ। बने या ना बने दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और ऐसा भी नहीं है कि उनको जो उनकी पार्टी को जितनी सीटें दी है जनता नहीं दी है ना, किसी और ने तो आके दे नहीं दी, या बीजेपी ने खैरात में तो दी नहीं है, इस देश के लोगों ने दी है ना। बीजेपी को भी इस जगह पे जो बैठाया इस देश के लोगों ने बैठाया। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर कहीं जाते हैं, वो किसी तरह की बातें जो वहां पर करते हैं विदेशों में, वो ऑब्जेक्शनेबल होती हैं कई बार। लेकिन उनका विदेश जाना या लोगों से मिलना या फॉरेन डेलीगेशन से मिलना, ये कोई बड़ी जी बात सर, नहीं। आप राहुल गांधी जाए कोई दिक्कत नहीं उनकी जो है लेकिन पार्टी को रिलेक्टेंट है, वही मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी पार्टी- उनकी नहीं है कि उनको किस प्रायोरिटी पर करना चाहिए। पार्टी को और उस पर हम चाक लोग तो बार-बार करके ये सवाल जाए। करते हैं कि LOP रिलक्टेंट को- अगर हैं तो रिलक्टेंट जो पॉलिटिशियन है उसको भाई, प्राइम मिनिस्टर बनना आज चाहिए राहुल- क्या? नहीं, ये तो मीनाक्षी जनता जी, तय करेगी, वो आज आप राहुल थोड़ी गांधी तय के लिए करेंगे प्रायोरिटी कि क्या है? किसको भाई, बनना आपकी है। पार्टी तो उनको अपना सबसे नहीं, बड़ा आज नेता राहुल मानती गांधी के ही लिए है। प्रायोरिटी है कि वियतनाम जाने के पहले वो कर्नाटका चले जाते, डीके शिव कुमार सिद्धरमैया से बात करते हैं पार्टी जहां को पर तय उनका करना झगड़ा है चल ना। रहा है। सर, और सबसे पहले बात होगी अमेरिका की। अमेरिका में इन दिनों ट्रंप से भी ज्यादा चर्चा ज़ोहरान ममदानी की है, जिन्होंने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर शपथ ली। ईसाई देश में कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के पहले मेयर हैं, और ये अमेरिका में एक बहुत बड़े बदलाव का क्या कोई संकेत है? क्योंकि ईसाई कंट्री में मुस्लिम मेयर का बनना ट्रंप के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। ज़ोहरान ममदानी को लेकर इनसाइट खबर यह है कि 2028 में ममदानी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ममदानी के मेयर बनते ही मुसलमानों की एक आस भी जग गई है। उन्हें यह लगता है कि अमेरिका में उनके लिए कहने वाला कोई खड़ा हो गया है, अमेरिका में उनके लिए अच्छे दिन लाने वाला कोई मौजूद है, और इसकी चर्चा भी तेज हो गई है। क्योंकि ममदानी कितने इस्लामिक हैं या इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो दिल्ली हिंसा के आरोपी और जेल में बंद उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखते हैं। हाथ से लिखी हुई उनकी चिट्ठी है, चिट्ठी आपके सामने है। इसमें वो उमर खालिद के बयानों का जिक्र करते हैं। आप जानते ही हैं पिछले महीने उमर खालिद के माता पिता अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे और ज़ोहरान ममदानी से उनकी मुलाकात भी हुई थी, और ममदानी ने इस मुलाकात का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। डियर उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट में आपके शब्द याद आते हैं, और ये भी कि हमें इस समय इसे स्वयं पर हावी ना होने देना कितना महत्वपूर्ण है। आपके माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। प्रेसिडेंट वाले तेवर क्या ज़ोहरान ममदानी दिखा रहे हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, जो इनकी इस चिट्ठी से लगता है कि मुझे ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ द लेफ्ट जो है, या लेफ्ट ऑफ द सेंटर, जो भी आप इसको जैसे भी देखें, वो उस स्थान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो होता भी है समाज में, जब कई दफ़े कुछ ऐसी पोलराइज्ड या अत्यंतिक विचारों का अगर प्रादुर्भाव हो जाता है, तो वैसे में रिलीफ पॉलिटिक्स, जिसको रिलीफ पॉलिटिक्स कहते हैं, कि वैसे में कुछ ऐसे शब्द जो बड़े इंक्लूसिविटी की हों, जो खास करके जो इमिग्रेंट्स हों उनकी तरफ केंद्रित हो। तो न्यूयॉर्क में भी काफ़ी डेमोग्राफिक चेंजेस हुई हैं, और मुझे लगता है कि जो ये ममदानी साहब का ये लेटर भी है, या ममदानी साहब ने जो शपथ भी ली जिस प्रकार से, और जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर, थोड़ा सोशलिस्टिक, थोड़ा इमिग्रेंट ओरिएंटेड, लेफ्ट ओरिएंटेड जो पॉलिटिक्स होता है, उसको वो बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। और जो युवा हैं, उन युवाओं में शायद इस प्रकार के विचारों का थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के दावेदार होंगे, मुझे अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक खबर सर मैं एक जोड़ देती हूँ। जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक रिक्रूट हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली है, और उन्होंने रिक्वेस्ट डालते हुए ये कहा है, क्योंकि वी ओनली प्रेज अल्लाह, वो मुस्लिम है, वो कह रहे मैं ओनली प्रेज अल्लाह, ये, और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिकन फ्लैग को उन्हें सल्यूट ना करना पड़े? ये भी सर न्यूयॉर्क से ही है। He reportedly claims that he may only praise Allah, so he cannot praise ममदानी जो है ना, वो शुरू से flag. एंटी इंडिया और एंटी मोदी, एंटी हिंदू, ये जो है बिल्कुल उनका स्पष्ट जो है वो चीजें रही हैं।
चाहे आप सीए की बात करें, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात करें, आज 370 हटाने की बात करें, इन सब में ममदानी ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था जी। और ऐसे भी अगर आप उनको देखेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खिलाफ हैं और जिस तरह की बातें वो प्रधानमंत्री के लिए करते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। एक चीज़ जो अमेरिका में उनके न्यूयॉर्क में बनने से दिखाई देती है वो है ट्रंप जो हैं वो कहीं ना कहीं हिले हुए हैं इस बात को लेकर, क्योंकि ट्रंप की पूरी पॉलिसीज जो हैं एंटी इमिग्रेशन है और आज एक माइग्रेंट जो है वो न्यूयॉर्क में जो है मेयर बन के आया है। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है ममदानी पूरी तरह से एंटी इंडिया दिखाई देते हैं। ये लेकिन मेरा कंसर्न सर ये है कि एंटी इंडिया कहना तो ज्यादा हो जाएगा। अभी तो वैसे Anti-right. प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है Anti-right उनको, है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है ममदानी को कल रात को ही। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि वो जीते क्यों? मुसलमान होने की वजह से नहीं, जो इमिग्रेंट की जो पॉलिसी है जो ट्रंप साहब लगातार कर रहे थे, और एक बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क में अमेरिका में वो इमिग्रेंट है, वो एक बड़ी जीत का कारण रहा। एक रिफॉर्म वाला भी, जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी की एक प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स थी, उस तरह की पॉलिटिक्स में भाई न्यूयॉर्क में फ्री बस यात्रा होगी, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कैसे मिलेगा, बेहतर जगह मिलेगी, वो एक बड़ी वजह रही। आज की तारीख में उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहना तो थोड़ा जल्दी होगा। अभी तो वो न्यूयॉर्क को कितना सुधार पाते हैं, कितना नहीं सुधार पाते हैं, एक वो बात मीनाक्षी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है और हमें समझना भी होगा, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं सारे। देखिए सेकुलरिज्म का एक पुराना टेम्पलेट होता था, ममदानी उसी स्कूल में विश्वास करते हैं और वही सेकुलरिज्म का एक जो लेफ्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन था। आज सेकुलरिज्म को आपको बड़ी गत्यात्मकता से, थोड़ी डायनेमिज्म से देखना होगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरे सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर कहीं प्रश्न उठ रहा है। मुझे लगता है कि जो जैसे मतलब एंटी इंडिया वाला जो मुझे नहीं लगता है कि उसको अभी हमें इन पर थोपना चाहिए। ये भी फैक्ट है कि इंडिया से उनके कनेक्शंस हैं। जो उन्होंने अभी चिट्ठी भी लिखी है उसमें उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा कि कट्टरपंथ को हावी नहीं होने देना चाहिए। तो इन वे वो एडवाइजरी लेकिन है। वो इमिग्रेशन पर सर जो बात होती है, मैं एक खबर इसमें जोड़ दूं फिर आप बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्या उनके ऐसे तेवर दिखाई दे रहे हैं, और फिर किस तरीके का अमेरिका दिखाई देगा, उसी पैटर्न से जुड़ी हुई खबर है। एलन मस्क से एक व्यक्ति उन्हीं के सोशल मीडिया पर पूछता है, एक्सपोज से पूछता है कि एलन मस्क जो है इज गोइंग ऑल इन फंडिंग रिपब्लिकन्स टू हेल्प प्रेसिडेंट ट्रंप टू टेक बैक फुल कंट्रोल। तो इस पे एलन मस्क जो रिप्लाई करते हैं, एलन मस्क ये कहते हैं कि अमेरिका इज अ टोस्ट इफ द रेडिकल लेफ्ट विंस, दे विल ओपन द फ्लड गेट्स टू इलीगल इमिग्रेशन एंड फ्रॉड एंड देन इट वोंट बी अमेरिका अगेन। तो ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई और आ गया तो फिर ये दरवाजे ऐसे खोल दिए जाएंगे, सारे इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर आ जाएंगे और फिर ये हमेशा फिर ये अमेरिका वैसा अमेरिका नहीं रह जाएगा जैसा आज पर है। मस्क को ये भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका वाज एडवर्टाइज्ड एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सारी दुनिया से लोगों को बुलाने अमेरिका ने किए वो आज अमेरिका गलतियां भुगत रहा है ना। आज ट्रंप को ये लेकर क्यों आना पड़ा? अमेरिका ने अपने दरवाजे सबके लिए खोले, उसका परिणाम आज अमेरिका भुगत रहा है। और ट्रंप इसी जिद पर आए थे ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि मैं सब बंद करूंगा। एलन मस्क जो कह रहे हैं वो भी बात इसी दिशा में कह रहे हैं। और इसका ममदानी को सेकुलर कहना, मुझे लगता है ये बहुत मतलब ममदानी सेकुलर नहीं है, वो कट्टरपंथी इस्लाम को फॉलो करने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति कुरान पर लेकर शपथ लेता है और जो जिस तरीके से उम्र के लिए लिख रहे हैं, जो जिस तरीके से पूरे अमेरिका के ऊपर हाथ रख के भी शपथ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इतना कट्टरपंथ क्रिश्चियन को लेकर तो नहीं है ना। इसका तो क्लियर कट मुस्लिम के प्रति जो कट्टरपंथ है ममदानी का, जो उनके भाषण रहे हैं, जो उनकी स्पीचेस रही है, जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे, ये बताता है कि वो अमेरिका के अंदर अभी न्यूयॉर्क को एक कट्टरपंथी की शरणस्थली बनाना चाहते हैं। और उनकी कोशिश है कि आने वाले दिनों में वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए अपने आप को तैयार करें और मुसलमानों का वोट बैंक अपने लिए मजबूत करें। और जितने जो मतलब आप कहें भाषा में, जितने घुसपैठी अमेरिका में घुस गए थे वो अमेरिका से बाहर न खदेड़े जाए, उनको संगठित कर कर अमेरिका की सत्ता पर ममदानी भविष्य में काबिज होने का ख्वाब देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये न्यूयॉर्क के लिए एक बुरा सपना है ममदानी का वहां मेयर बनना। वो न्यूयॉर्क को सुधारेंगे तो नहीं, न्यूयॉर्क को एक नई, मुझे लगता है कि आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। और ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरी पूरी नजर होगी ममदानी के ऊपर, मैं उतना ही पैसा दूंगा जितना उनको न्यूयॉर्क चलाने के लिए जरूरी होगा। ज्यादा पैसा दूंगा तो ये ज्यादा अराजकता न्यूयॉर्क के अंदर उत्पन्न करेंगे।
मुझे लग रहा है कि ममदानी का कार्यकाल देखना पड़ेगा, लेकिन जो शुरुआत से उनका जो इलेक्शन कैंपेनिंग रहा, जो उनके उसके बाद स्पीच रही, जो उनका टेम्परामेंट बता रहा है कि आने वाले समय में वो एक नया संकट न्यूयॉर्क के लिए और अमेरिका के लिए खड़े करने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका की गलती नहीं है, अमेरिका की ताकत है। दुनिया भर में जो इमिग्रेंट्स वहां पर पहुंचे हैं, दुनिया भर से लोग, वही तो अमेरिका को मजबूत बनाया है। और आज जिस संकट के साथ मैं एक और डायलॉग जो है इनका फरहान ममदानी का ढूंढ रही थी सर। इस डायलॉग में इन्होंने कहा वी विल रिप्लेस द फ्रिजिडिटी ऑफ रग्ड इंडिविजुअलिज्म, यानी कि वो जो व्यक्तिवाद की बात करें, हाँ, वो उसे खत्म करूंगा, वार्मथ ऑफ कलेक्टिविज्म। वार्मथ ऑफ कलेक्टिविज्म आएगा सर। देखिए की पॉलिटिक्स तो ममदानी हमें कर ये ही रहे हैं, सोचना इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कोई इंडियन इमिग्रेंट ऐसा भी नहीं है, युगांडा में पैदा हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और कोई भारत से उनका बहुत प्रेम है, ऐसा भी नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री को जो आदमी वॉर क्रिमिनल कहता हो, मैं नहीं मानता कि वो भारत का किसी भी तरह से हितैषी है। ठीक, हम एक ऐसे मुल्क की अब बात करने जा रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से रिवॉल्यूशन बड़ा होता चला जा रहा है और ये रिवॉल्यूशन इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बढ़ रहा है। खबर ईरान की है। इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के जेनजी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खामेनेई की तानाशाही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ईरान के शहर शहर ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही है। आंदोलन को दबाने के लिए गोली चलाई जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर हैं। अच्छा, एक तस्वीर मुझे बहुत स्ट्रांग लगी और वो तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब महिलाएं वो काला हिजाब, काला बुर्का यूं हवा में उछालती हैं, देखिए इन तस्वीरों को। नो बुर्का, नो हिजाब, हम आजाद हैं, ये वहां की महिलाएं कह रही हैं। और महिलाएं पूरी ताकत के साथ खामेनेई के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। सबसे ज्यादा हिंसा आपको जानकारी दे दे अजना शहर में हुई है। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसमें महिलाएं प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। हिंसक प्रदर्शन से 7 लोगों की मौत की जानकारी आई, जिसके बाद यह प्रदर्शन और उग्र हो गया। अमेरिका का कहना यह है कि ईरानी सरकार की नाकामियों की वजह से जनता सड़क पर है। देश की अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज कर अरबों डॉलर आतंकी संगठनों और परमाणु हथियारों के रिसर्च पर खर्च किए गए और इसी वजह से ईरान आज जल रहा है। खामेनेई की तानाशाही के चलते लोग इस वक्त सड़क पर हैं। एक बार कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख दें, फिर करेंगे चर्चा। गद्दी छोड़ो, खात्मा होगा, आजादी, ये सारे वो नारे हैं जो वहाँ की जनता लगा रही है। और मैं इसे केवल जेंसी का बलवा इसलिए नहीं कहूँगी राहुल जी, क्योंकि आप महिलाओं को केवल जेंसी के खांचे में डाल के देख भी नहीं सकते। वो जैसे बुर्का उछाल रही हैं, नाराजगी जाहिर कर रही हैं। देखिए, आपको याद होगा ईरान में एक ये भी प्रोटेस्ट हुआ था, बुर्का वाला प्रोटेस्ट हुआ था, महिलाओं ने इसका विरोध किया था। वो प्रदर्शन इससे बड़ा था। ये जो प्रदर्शन है उससे कहीं ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये प्रदर्शन जो फोकस्ड है वो ये है कि किस तरह से यूएस डॉलर के अनुपात में जो ईरानियन रियाल है वो कितना गिर गया है। लगभग 42,000-43,000 जो रियाल हैं उस पे पहुंच गया है $1। नहीं सर, 14,20,000, 13 लाख से ऊपर, 13 लाख के ऊपर नहीं सर, मेरे पास है 14,20,000, ये मैंने कल चेक किया था जी। तो ये जो हालात हैं, दूसरा वहाँ पे इन्फ्लेशन जो बढ़ा है खाने पीने की चीज़ों का और बाकी सब चीज़ों का, उसके कारण जो वहाँ जनता है वो त्रस्त है। और वो एक फोकस है जेंजी का भी वहाँ पर कि किस तरह से सरकार जो है इस तरह से रियाल का गिरना, महंगाई को रोकना पाना, ये सारे इश्यूज जो हैं इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़े। जो विजय जी 40-50 साल से लगातार वहाँ अपनी जड़ों को इतने गहरे तक बैठा है, क्या इतना आसान होगा उसका तख्ता पलट कर देना? उसको हटाना मुश्किल काम होगा, वो अलग इशू है। लेकिन जो राहुल जी कह रहे हैं वो सारे इशू के साथ बड़ी बात आई है वो महिलाओं की आज़ादी का जो मसला है। और जो राहुल जी ने कहा ना कि पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था हिजाब के समर्थन में, वो बड़ा था, वो ठीक है, लेकिन वो तो सरकार के साथ वाला प्रदर्शन था ना। सरकार के साथ का प्रदर्शन कितना भी बड़ा हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। और ईरान जैसी व्यवस्था में इतनी महिलाएं भी बाहर खड़ी हो जाए, मैं कह रहा हूँ उससे पहले आपको याद हो वो ईरान की एक यूनिवर्सिटी की एक लड़की हिजाब उतार के यूनिवर्सिटी में घूम रही थी, जिसे मार दिया गया। वो अपने आप में एक बड़ी क्रांति है।
एक अकेली खड़ी एक थी। अकेली भी, उसका नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो हिजाब उतार के लड़कियां जो विरोध कर रही है, जेनजी को भी कर रही है, हम जेनजी को फिर से वही नेगेटिव टर्म में लेते, मैं नहीं लेता। तो वो जो सब लोग सरकार, और ईरान को आप जानते हैं, मैं तेहरान गया हुआ हूँ, ईरान में मैंने देखा है, उस सरकार के खिलाफ खड़े होना, बोलना, लिखना बहुत मुश्किल काम है। उसमें नंबर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एक भी आदमी बोलता है तो वो बड़ी ताकत है। और ये भले ही आज, अब खामनेई को सोचिए ना, खामनेई या ये जो शासन आया उसने 1960-70 के बाद से जो पहले का जो ईरान था उसको 50 साल पीछे धकेल दिया। अभी तो ये लड़ाई 60-70 पे ईरान को पहुंचाने की है। ईरान तो बहुत डेवलप्ड उस तरह का प्रोग्रेसिव कंट्री रहा 70s तक, उसके बाद ये सारा मसला हुआ है। और ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई इस शासन को बदल कर ही खत्म होगी। मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, नहीं कितना भी वक्त लगे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ विजय जी की बातों से। 91 में मेरे ख्याल से फ्रांसिस फुकुयामा की किताब आई थी, एंड ऑफ हिस्ट्री, और जिसमें वीएस नाइपॉल के माध्यम से एक उसमें प्रकरण था जिसमें ये उन्होंने कहा था, ईरान का ही उदाहरण देके उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है दैट प्रिसीड्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म, खास करके जो आर्थिक उदारवाद होता है वो राजनीतिक उदारवाद की पूर्व शर्त होती है। ईरान जिस दौर से गुजर रहा है, खास करके अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमास, हिजबुल्ला, ऐसे लोग, ऐसे जो संगठन थे, उनके कमजोर पड़ने के बाद स्थिति और आर्थिक प्रतिबंध इतने झेले हैं ईरान ने कि जो जेनजी है वो डिजिटली तो कनेक्टेड वर्ल्ड है, तो जाहिर तौर पर उनकी जो एस्पिरेशन है वो भी वही है जो आम जेनजी की कहीं हो सकती है। तो उसका इन्फ्लक्स ईरान में है और मुझे लगता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का पावर डायनेमिक्स है इससे वो काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि लोकतंत्र को अगर हम मानते हैं कि आशा है, अगर हम चाहते हैं कि जहाँ कट्टरपंथ समाप्त हो और लोकतांत्रिकरण हो, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में ये इंगित करता हुआ ईरान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हालांकि उसको दमन करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, खमैनी पूरी कोशिश से कर रहे हैं कि वो दमन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज बढ़ चुकी है। और मैं विजय जी आपको याद दिला दूंगा, बहुत पहले हम लोगों ने कहीं पढ़ा ये भी था कि भारत से जो फ्लाइट्स जाती थी ईरान में, तो महिलाएं जो हैं वो यहाँ किसी और ड्रेस में होती थी और ईरान में लैंड करने से पहले वो वॉशरूम में जाके प्लेन में फिर वो अपना बुर्का और सारा पहनती थी। तो ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई उसी दिशा में चल रही है। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, ये ना मिडिल ईस्ट की आपस के झगड़े भी हैं, मुसलमान जो पूरा कुनबा है देशों का, उसमें एक प्रभुत्व कौन अपना जताएगा, इस पे भी है। और ये कहीं ना कहीं शिया सुन्नी जो विवाद है उसके भी रेपरकशन। ये अमेरिकन टाइम अकॉर्डिंग समर्थक हैं ये लोग, और शिया तो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के तौर पे देखा जाता है, उसके बाद ये हालत है। फिर बाकी देश जो सुन्नी देश हैं वो कभी नहीं चाहता कि ईरान अब इसमें अमेरिका का जो स्टैंड है सर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स व्हिच इज देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। इस अमेरिका को तो बड़ी बात है। अब अमेरिका भी अपने हिसाब से तय करता है कि कहाँ पर दमन हो रहा है। जहाँ अमेरिका के सहयोग से दमन होता है तब अमेरिका नहीं जाता, मतलब वहां पर उसको अमेरिका को नजर नहीं आता कि वहां पर दमन की कार्रवाई चल रही है। ये तो इंटरवेंशन तो ठीक है, अब ट्रम्प साहब कह दें कुछ भी, लेकिन लगता है कि ईरान की लड़ाई, जो अभी इस्लामिक क्रांति के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे 1979 में, जिस तरीके से वहां पर इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद से वहां पर कट्टरपंथ हावी हुआ था। फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आता कि अमेरिका के द्वारा ही कराया गया। बिल्कुल वो भी कराया गया था, और मुझे लगता नहीं कि फिलहाल कोई डेमोक्रेसी वहां पर उम्मीद कर ले कि इस आंदोलन से ईरान के अंदर कोई डेमोक्रेसी लौट कर आ जाएगी और जनता की चुनी हुई सरकार आएगी। वो खुद राजा के शासन की मांग कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई राजतंत्र लेकर आओ, राजा को खुद वापसी की मांग कर रहे हैं। जहां की जनता तो बिल्कुल वो अब राजा को बुलाने की मांग कर रही है, तो जनता को कोई लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। बस ये है कि वो जो इस्लामिक कट्टरपंथ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, रोजगार धंधा नहीं है, पूरी दुनिया में जिस तरीके से वो कट्टरपंथ को बढ़ाकर लेकर जा रहे थे, महिला हिजाब से परेशान हो गई थी। तो एक मुझे लगता है कि उनका जो आक्रोश है वो सड़कों पर निकला है, लेकिन जितना क्रूर तानाशाह वो है, क्या इतने जल्दी वो इन लोगों की बातों को माना जाएगा? मुझे लग रहा है ये अभी चलेगा, 8-10 दिन के अंदर इसे वो कुचल देंगे, रोक देंगे। अब भविष्य में कब निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप भी मतलब ऑल इन जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, अभी ईरान से ज्यादा बड़ा कंसर्न उनके पास वेनेजुएला है, रशिया यूक्रेन की जंग भी है। मैदान में आ जाए ना आजादी की लड़ाई में, तो उसके लिए वो एड की लाइन है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन जरूर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान एक नंबर का झूठा मक्कार फरेबी, वो पाकिस्तान है। और
हर तरीके का फरेब प्रोपेगेंडा फैलाना ये उसका फेवरेट काम है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, आतंकवाद पर उसका स्टैंड हो, पाकिस्तान ने एक और फेक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। पाकिस्तान ने एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री के हाथ मिलाने वाली तस्वीर को खूब घुमाया और हर तरफ ये बताने की कोशिश करने लगे कि भारत अब बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान से। भारत ने भी पाकिस्तान को एक्सपोज किया और कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। आपको ये भी बता दें कि प्लॉट क्या था। विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश गए थे, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने हाथ मिलाया, एक शिष्टाचार हैंडशेक था और उसी की तस्वीर पाकिस्तान ने फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर ली। भारत ने पहले ही न्यू नॉर्मल तय कर दिया है, आतंकवाद खत्म करो फिर होगी बात, लेकिन ये पाकिस्तान है, बिंदुबंदी का लोटा और दिमाग का पैदल, ये उनको एक मौका मिल गया। प्रोफेसर साहब नहीं, वो ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में ये होना कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई खबर है। पाकिस्तान ये हमेशा से करता रहा, ये तो खबर ही नहीं है। खबर ये होनी चाहिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है। और ये फेक प्रोपेगेंडा का कहाँ सवाल है। यहाँ पर तो आपको ये भी बोलना चाहिए कि इससे पहले अफगानिस्तान से जो लोग थे वो भारत आ गए, भारत में आके उन्होंने भारत के साथ बातचीत करने की एक कोशिश की। यहाँ ही नहीं है, वो जितने जो रेडिकल स्कूल थे वहाँ पर भी वो चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, हम पड़ोसी मुल्कों को बदल तो नहीं सकते। तो पड़ोसी मुल्कों के साथ जहाँ तक भारत का एक हमेशा से एटीट्यूड रहा है, एक हमेशा अप्रोच रहा है कि हम चाहते हैं शांति हो। अगर शांति नहीं, आप शांति में अगर कहीं आप विरोध करोगे तो फिर हम गोली के लिए भी तैयार है। पर पहली बात तो बोली की होती है और नहीं, लेकिन सर अभी ये हो गया ना कि गोली और बोली साथ में नहीं चलेंगे। तो अब न्यू नॉर्मल तो ये है ना। लेकिन एक डिप्लोमेसी का एक कोड होता है। अगर वो वहां गए थे और वहां पाकिस्तानी स्पीकर सामने आ जाएंगे तो आप उनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि सामने आने की बात नहीं, वो यदि वहां पर हैं तो मुलाकात भी कर्टसी कॉल होता है। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल आमने सामने हो गए इसलिए हाथ मिलाए। वहां पर सब लोग आए हुए हैं तो उनसे मुलाकात करना एक डिप्लोमेटिक वो होता है। देखिए, जो दिक्कत पाकिस्तान को अपने अंदर ज़्यादा ये सब चीज़ों को छोड़कर अपने ज़्यादा अंदर देखना चाहिए, क्योंकि बलूच में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, अभी मीर यार बलूच एक वहाँ के नेता, उन्होंने एक जो हमारे विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और ओपन लेटर जो कहा है, और उसमें ये जो कहा है कि चीन के क्या इरादे हैं बलूचिस्तान को लेकर। वहाँ चाइना किस तरह से डिप्लॉयमेंट करना चाहता है अपने फौजों की। जो अमेरिका के सामने जो पाकिस्तान बिछा हुआ है या चीन के सामने जो बिछा हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए अपने खतरनाक है और उसका असर कहीं ना कहीं भारत पे, क्योंकि पड़ोसी है, तो कहीं ना कहीं भारत पे भी पड़ेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपके भी घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे भी ये फ़ोन यूज़ करते होंगे, सोशल मीडिया चलाते होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स पे उनके अकाउंट्स होंगे। उनसे जुड़ी हुई एक खबर है। बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ पर दुनिया भर में बहस हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है और अब फ्रांस में भी इस पर विचार किया जा रहा है। फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और इसी साल सितंबर से हाई स्कूल में भी मोबाइल फ़ोन रखने पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। जबकि हम जानते हैं कि आजकल जितने भी स्कूल हैं जो आईबी बोर्ड हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो, वहाँ पर टैबलेट्स लेकर जाने लगे हैं, लैपटॉप्स लेकर जाने लगे हैं। ये स्कूलों की व्यवस्था है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। फ्रांस में पहले से ही प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मोबाइल पर बैन है और अब उसे बढ़ाने की और तैयारी चल रही है। फ्रांस की सरकार अगले कुछ दिनों में ही इसकी तैयारी शुरू कर देगी और पहले कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। फ्रांस ने 2023 में कानून बनाया था। इसके तहत अगर कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है तो ऐसे में उस प्लेटफॉर्म को पेरेंटल कंसेंट लेना जरूरी होगा। हालांकि तकनीकी चुनौतियों के कारण ये ठीक से लागू नहीं हो पाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी अक्सर युवाओं के बीच हिंसा के पीछे सोशल मीडिया को बड़ा जिम्मेदार मानते आए हैं। विजय जी, इशू बहुत बड़ा है और ग्लोबल इशू है। ये केवल फ्रांस का या केवल ऑस्ट्रेलिया का इशू नहीं है, सीरियस इशू है। लेकिन इसको टैकल करना, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। और भारत जैसे देश में, भारत में तो अभी ये चिंता भी शुरू नहीं हुई एक तरह से बड़े स्तर पर। पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, लेकिन मैं तो देखा है कि भारत में अब जो आपने जिक्र किया कि स्कूलों में सब टैबलेट लेके जा ही रहे हैं, लैपटॉप लेके जा ही रहे हैं, और अब तो सारा होमवर्क मोबाइल पर ही दिया जाता है बच्चों को। उनकी अटेंडेंस है, उनकी ऑनलाइन क्लासेज हैं, ये सब कुछ चल रहा है। तो उसमें कैसे इसको रोका जा सकता है, किस तरह से काम किया जा सकता है, खासतौर से ये तो किया ही जा सकता है कि जो ऐप्स
जिनको रोक लगा सकती है सरकार बच्चों के लिए समझ के, उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। और वैसे भी ये टेक्नोलॉजी को जितना हम लोग बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनका बचपन खत्म हो रहा, ये चिंता भी दुनिया भर में हो रही है। लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी और परंपराएं और व्यवस्था जो है उसमें बच्चों के दिमाग, इस सबको साइकोलॉजिस्ट भी इस पर बड़ी चिंता करते हैं। लेकिन हमने हिंदुस्तान में मैंने देखा कि आजकल तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को किसी भी बात पर मोबाइल देने का ही सबसे सरल साधन मानते हैं। दिक्कत यहाँ पे ना ये नहीं है कि कोई टैबलेट यूज कर रहा है या कुछ है, वो सोशल मीडिया पे जो लेकिन एक बार हाथ में अगर गैजेट आ गया, सोशल मीडिया एडिक्शन जो है, इसको लेकर बहुत सारी रिसर्च हमारे हुई यहाँ तो है। एम्स हाइब्रिड मोड जैसे पे क्लासेस चल रही हैं साहब। वही कह रहा हूँ ना, एम्स जैसे संस्थानों में यूट्यूब तो रिसर्च अकाउंट हुई है बनाने की कि जरूरत नहीं, आप यूट्यूब तो यूं भी विजिट कर सकते हैं। YouTube पर वो आप classes हैं। ब्लॉग भी कर सकते हैं। यानी जो रिसर्च इस वक्त जैसे एम्स जैसे संस्थानों में भी हुई है, वो ये हुई है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया को लेकर एडिक्ट हो रहे हैं और उसका क्या असर उनके मेंटल स्टेट पे पड़ता है। जी नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, इस डिजिटल वर्ल्ड में एक दूसरे से को रोक पाना तो बहुत मुश्किल काम है। विकसित कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, पर आज की तारीख में जैसे एआई भी है, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि एआई को भी हमें अपने कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में, कहीं ना कहीं उसको एक कार्यक्रम में, क्रियान्वयन में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम बिल्कुल ये कहने लगते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो दैट इनसाइट्स मोर रिस्पॉन्सेज। तो मुझे लगता है कि हमारी जो साइबर लॉज हैं, ये जो हमारी साइबर पॉलिसीज हैं, उन साइबर पॉलिसीज को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाए ताकि बच्चों को आप हटा तो नहीं सकते। बिल्कुल ठीक छोटे बात से है सर। छोटे बच्चों भी आज के डेट में खिलौने के रूप में मोबाइल का ही उपयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात है हटा सर। तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके जो Restrict कर दुष्प्रभाव सकते हैं हैं। उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कुछ तो आवश्यकता है। कंट्रोल खासतौर से किया जो जाना चाहिए प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सर। उन पर कुछ कंट्रोल किया जाए। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हो रही है कहानी कुर्सी की में, और इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग है वो रूस और यूक्रेन की जंग है। और इस जंग को सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भरदम प्रयास कर लिया है। जितनी कोशिशें वो कर सकते थे, अलास्का मीट से लेकर जितनी आपसी बातचीत कर सकते थे, वो चाहे पुतिन से हो, चाहे जेलेंस्की से इंडिविजुअल हो, वो कर चुके हैं। लेकिन ये जंग खत्म नहीं हो रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि जेलेंस्की एक दावा कर रहे हैं कि शांति समझौता तैयार हो चुका है, 90% तक बात बन चुकी है। लेकिन 90% तक बनी हुई बात तो तब पूरी होगी जब उस पर रूस की भी सहमति होगी। रूस से ही तो सहमति नहीं बन पा रही है। तो इस वक्त जेलेंस्की क्या कह रहे हैं वो सुनना इंपॉर्टेंट है। पहले आप उन्हें सुने और फिर हम रूस का भी पक्ष आपको दिखाएंगे। Ростем кожного дня на зв'язку з американською командою та нашими партнерами в Європі. Вчора, сьогодні ми готуємо формат. Ми готуємо важливі зустрічі. 3 січня – зустріч радників з питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс 90% तक बात बन गई है, तो क्या जंग रुक जाएगी? राहुल जी, क्या जंग रुक जाएगी? क्या जंग रुकने के आसार है? अभी पहले ये तय हो जाए कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश की कि नहीं की, उनके घर पे हमला जो है वो जेलेंस्की ने करवाया नहीं करवाया, तो ये सारी बातें भी तय करनी है। और दूसरा, ये जेलेंस्की का कहना है वो डीमिलिटराइज जोन बनाना चाहते हैं दोनबास में, और दूसरा वो ये गारंटीज जो अमेरिका से और यूरोप से चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटीज, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन क्या रूस ये सब मानेगा? डीमिलिटराइज जोन मानेगा? जो इलाके उसने जीत लिए हैं या जो इलाकों पे उसका कब्जा हो गया हुआ है, क्या वो पीछे हटेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ रूस दे सकता है और सिर्फ पुतिन दे सकते हैं। और ऐसे में इतने सारे लाखों सैनिक मरवा के क्या रूस उन इलाकों को छोड़ देगा? तो ये बड़ी बातें हैं जिन पर तय होनी चीज़ें बाकी है। बाकी तो जेलेंस्की तो अभी बैकफुट पे हैं, क्योंकि उनको ये रूस बार बार कह रहा है कि हम अभी नहीं तो कभी तो तुम्हारा देश जीत ही लेंगे। ये सारी बातें हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये रिजॉल्व होने की कागार पे चीज़ें पहुंचेगी। अभी रूस का पूरा जो समर्थन है वो मिलना बाकी है कि रूस इस पे सहमत हो। व्लादिमीर पुतिन का ही रिसेंट स्टेटमेंट है जो उन्होंने नव वर्ष का संदेश दिया। उन्होंने यही कहा कि भले ही इस जंग को लड़ने में हमें 1 साल और लगा दें, लेकिन जीत तो होगी रूस की ही। तो पहले से ही आप जान रहे हैं कि आपकी दादागिरी है उस इलाके में, आपके पास ताकत ज्यादा है। झुकना ये तो जेलेंस्की को तय करना है कि वो कितने दिन और ये युद्ध चला सकते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं ये आपको बताऊं कि कहते हैं कि लंदन डिक्लेरेशन जब हुआ था तो
1991 में, तो ये कहा गया था कि शायद शीत युद्ध का अंत हो गया। लेकिन उसके बाद ये ठीक है कि रूस सोवियत संघ के एक छोटे से भाग के रूप में, रूस एक राज्य के रूप में उसका उदय हुआ, लेकिन कहते हैं कि नव शीत युद्ध की जो बीज है ना, वो उसी दिन बो दी गई थी। और आपने उसको बाद में देखा होगा कि जो यूरोपियन यूनियन या खास करके यूरोपियन का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन था, उसके खिलाफ पुतिन हमेशा से रहे हैं। और रूस हमेशा चाहेगा कि जो प्रतिष्ठा यूएसएसआर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ करती थी, वो उसको प्राप्त कर ले। दूसरी ओर ये हमेशा नेटो का ये ध्यान हमेशा रहता है कि वो जितने ईस्टवर्ड जितना जा सके वो जा सके, जितने वहाँ मिलिट्री बेसेस बन सके वो बन जाएं। और मुझे लगता है जेलेंस्की इसी चीज़ पर खेल रहे थे कि शायद जब भी ऐसी बात आएगी तो रूस को पीछे करने में पूरा का पूरा नेटो, पूरा का पूरा यूरोप उनके साथ हो जाएगा, जो काफ़ी हद तक हुआ भी। लेकिन जिस तरीके से जब तक वो डॉनबास वाला इलाका है, जब तक कि जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं वो पूरे इसके नियंत्रण में रूस में नहीं आएगा, रूस को बहुत एडवांटेज है। डिसएडवांटेज जेलेंस्की के पास है कि धीरे धीरे एक वॉर फैटीग भी हो जाता है। उस वॉर फैटीग में वॉर को सस्टेन करना जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आप वो कह रहे हैं कि भाई 90% तक तो हम मान ही गए हैं, थोड़ी बहुत 10% और ये एक जो आर्ग्यूमेंट है वो एक डिफीटेड लीडर का आर्ग्यूमेंट होता है कि 90% ठीक है। तो जैसे बचपन में लोग कहते हैं ना, अच्छा ये सब तो ठीक है, थोड़ा सा ये भी कर दो, तो वो लास्ट मिनट बार्गेनिंग है। पर मुझे लगता है कि रूस विल गो इन फॉर द किल, और रूस विल हमेशा ये कोशिश करेगा कि जितना से ज़्यादा उस डॉनबास पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर ले। 28 से अब ये 20 पर आ गए हैं घट के। अगर आप देखेंगे जेलेंस्की के 28 जो मुद्दे थे वो घट के 20 पर आ गए, और 20 से भी अब घटते जा रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि युद्ध अभी रूस की तरफ से तो खत्म होने का कोई मुझे अंदेशा नहीं लग रहा। जनवरी 2026 का ये पहला महीना, पीस की कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? अभी जिस तरीके से पुतिन के घर पर जो हमला हुआ था और जिसके सबूत अभी अमेरिका को रूस ने सौंपे, और अब ट्रंप का जो बयान आया है कि भाई लड़ाई में इस तरीके से पुतिन के घर पर हमला होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इससे बहुत नाराज हूँ जेलेंस्की से। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी जो शांति वार्ता थी उसको एक बड़ा धक्का लगा, जिस तरीके से रूस ने उसके गंभीरता से लिया है पुतिन के घर पर हमले को लेके। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है जेलेंस्की के साथ कि रूस जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। 20 से 22% जमीन रूस कह रहा है कि मुझे चाहिए, और जेलेंस्की कैसे दे दे? जिस जमीन बचाने के लिए वो लड़ा है वो कैसे झटके में कह देगा कि हाँ 20-22% आप मेरी जमीन ले लो? जेलेंस्की को अपने देश की जनता को भी जवाब देना, जेलेंस्की को उसके बाद अपने देश में रहना भी है। और जेलेंस्की कह रहा है कि भाई आप 60 डेज का सीज फायर कीजिए, मैं अपने देश के अंदर रेफरेंडम करवाता हूँ, देश में बात करता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि मेरे देश की जनता क्या चाहती है। पुतिन उसके लिए तैयार नहीं है, और मुझे लग रहा है कि अब जेलेंस्की के लिए बहुत ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है। उन्हें जो रूस का जो प्रस्ताव है वो मानना पड़ेगा। रूस जमीन किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला है, और पुतिन ने तो बहुत स्पष्ट कह दिया कि मुझे कोई जल्दी नहीं है युद्ध खत्म करने की, मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा टारगेट है मैं ले लूंगा, और आज नहीं तो कल मुझे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा मेरे पास आने वाला है। अब ये तय जेलेंस्की को करना है, ये तय अमेरिका को करना है, और ये उन लोगों को तय करना है जो जेलेंस्की के पीछे खड़े हैं। आप और जेलेंस्की को कहां खड़े होकर इस युद्ध को देख रहे हैं, सब उसी आधार पर तय होता है। अगर आप रशिया की तरफ से खड़े होकर इस युद्ध को देख रहे हैं तो ये समझ में आता है इस युद्ध के खत्म होने की एक ही संभावना है, अगर जेलेंस्की पूर्णतः सरेंडर कर देते हैं। और जेलेंस्की की तरफ खड़े होकर अगर देखें तो उन्होंने सिर्फ खोया ही खोया है, उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया है। अब जितना ये लंबा इस युद्ध को लेते चले जाएंगे उतनी ज्यादा दुर्गति यूक्रेन की होती चली जाएगी, क्योंकि अमेरिका तो अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुका है। वो दिखा जरूर रहा है कि वो यूक्रेन के साथ है, लेकिन ताकत तो रूस के ही पास है। अच्छा, एक फ्रंट की और हम बात कर लेते हैं, वॉर का एक और फ्रंट, ताइवान। जी हाँ, ये एक नया फ्रंट है जो ताइवान और चीन के बीच में खुलने जा रहा है। ताइवान और चीन के बीच में लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि ताइवान और चीन एक होकर रहेंगे, ये विलय तो होकर रहेगा। ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इस बीच ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका भी खड़ा हो गया है। अमेरिका का कहना यह है कि ताकत का इस्तेमाल कर हालात को बदलने की कोशिश ना करे चीन। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। यूक्रेन और रूस के बीच में भी जब जंग की परिस्थितियां बनी हुई थी तब उनको एकदम आगे बढ़ा दिया, जंग में झोंक दिया, और फिर आज अमेरिका कहां खड़ा हुआ है? मध्यस्थता कराने के लिए। अब वो ताइवान को इसी तरह से उकसा रहा है कि आप चीन के साथ लड़ाई में जाना है जाओ, हम आपके साथ पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ताइवान को समझना चाहिए, आप
कल भी हम शायद इस पर चर्चा कर रहे थे कि ताइवान को यूक्रेन से एक सबक लेना चाहिए कि अमेरिका ने वहाँ पर खड़े होकर और जिस तरह से सपोर्ट किया और आज वो पीछे हट गए। उनकी तो अपना इंटरेस्ट होता है डिफेंस डील्स का, कि लड़ाई होती रहे तो हथियार भी बिकते रहेंगे। और ये और है कि अभी आपने पहले वाली जंग का जिक्र किया, यूक्रेन का और रूस का। जी सर। उसको ख़त्म होने से पहले शायद ये जंग शुरू हो जाएगी, अच्छा, चीन और ताइवान की, क्योंकि चीन जो है पूरी तरह से उसने ताइवान को घेर लिया है और वो उसको लग रहा है कि शायद ये सबसे सही मौका है जिस पर ये काम किया जाए। और रूस भी उनके साथ खड़ा हुआ है, तो हालांकि रूस को तो अभी खुद के मामले सुलझाने हैं, और ताइवान जो है पूरी तरह से घिरा हुआ, और अमेरिका के सपोर्ट के भरोसे अगर वो लड़ना चाहता है तो फिर वो गलती ही करेगा, फिर किसी दिन होगा। ये नहीं है कि ये युद्ध एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग रूस के वक्त भी ये समझ रहे थे कि यूक्रेन को तो वो एक दिन में ख़त्म कर देगा। यूक्रेन को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उसने बल्कि 3 साल तक इस युद्ध को चलाया है। तो रूस की जो ताकत थी उसको भी चैलेंज उन्होंने किया है। लेकिन जब आज जेलेंस्की कह रहे हैं कि 90% मामला हो गया, तो क्या वो सरेंडर करने के लिए तैयार है? इस भूमिका में वो आ रहे हैं। और 10% मतलब ये फैसला तो रूस को ही करना है कि किस तरह से ये युद्ध खत्म होगा, नहीं होगा। और जब रूस को ये लग रहा है कि वो इस स्थिति में आ गया है, तो वो जल्दी क्यों खत्म करेगा? जितनी चीज़ें हैं कब्जे में ली जा सकती है, जितना फ़ायदा वो उठा सकता है, वो सारा काम वो करेगा। तो रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो उससे पहले चीन और ताइवान के बीच में जंग शुरू ना हो जाए, इस बात की आशंका ज़्यादा बन गई है। और ताइवान को यदि युद्ध करना है तो चीन के पर विजय जी, ताइवान जहां तक सवाल है, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा आप ये समझिए कि ताइवान जिसको आप पहले फॉर्मोसा कहते थे, ताइवान क्रिएशन किसका है? अगर आपको याद हो तो जब चियांग काई शेक चीन से भागकर गए, फॉर्मोसा का रिकॉग्निशन जो है ताइवान के रूप में अमेरिका ने किया। और अमेरिका हमेशा से शीत युद्ध के दौरान 1971 तक, जहां तक मुझे याद है, 1971 में जाके पहली बार चीन को रिकॉग्निशन मिला था। जहां तक चीन और ताइवान का सवाल है, चीन हमेशा से ये कहता रहा है, वन चाइना पॉलिसी जिसको कहते हैं, वन चाइना प्रिंसिपल पर हमेशा से चीन रहा है। और उसमें सिर्फ ताइवान ही नहीं, हांगकांग को वापस लेने में भी उसकी यही एक सिद्धांत काम भी आई थी। और वो चाइना जितना जैसे जैसे वो मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे वो इस पर एग्रेसिव होता जा रहा है। कई दफे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी आप देखते हैं कि चीन का इशारा होता है। तो कोशिश इसलिए, जो बड़े पावर्स हैं, जो मेजर पावर्स हैं, जो इंटरवीनिंग पॉलिसी बनाते हैं, और वो जब इंटरवीन करते हैं, वो करते भी इसीलिए हैं ताकि उस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व रहे। याद रखिए कि ये जो पूरा इलाका है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहते हैं। और अमेरिका हमेशा चाहेगा कि पैसिफिक में उसका प्रभुत्व हो, और उस प्रभुत्व के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देशों पर अपने नियंत्रण करेगा या देशों पर अपनी बेसेस बनाएगा जहां से उसको इस चीन को नियंत्रण करने के लिए काफी मदद मिले। उसमें पाकिस्तान भी आ सकता, एक क्षेत्र हो सकता है उसमें। मेरे ख्याल से ताइवान भी वही है, चाइना भी एग्रेसिव पोस्चरिंग में। बड़ा सवाल ये है कि क्या ताइवान को लेकर जो अमेरिका है वो चीन से युद्ध लड़ेगा? ये बड़ी युद्ध तो अभी ये बड़ी बात है कि वहां पर अपने युद्धपोत भेजना, वहां पर अपने सैनिकों को मरवाना, क्या ये अमेरिका इस वक्त कर सकता है? ये बड़ी करना चाहता तो वो यूक्रेन के लिए कर लेता। नहीं, यूक्रेन के लिए कर सकता था, उसके लिए भाई उसके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज तो मतलब रशिया भी है। तो देखिए, इस वक्त मुझे नहीं लगता अमेरिका इस मूड में है या उसकी जनता इस मूड में है कि वो अपने सैनिकों के जरिए कहीं पे जाके युद्ध लड़े। अमेरिका वेनेजुएला में लड़ने की तैयारी कर लेता है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इराक पर बम्बार्डिंग करने की तैयारी कर लेता है, लेकिन अमेरिका वहां जाने की तैयारी नहीं करेगा। अमेरिका एक जंग जरूर लड़ रहा है। एक बात राहुल जी, और ईरान में चीन और किसी और देश में राहुल जी हमेशा याद रखिए, एकदम पंच लाइन में बताता हूं, ये मेरी अपनी समझ है। इकोनॉमिक पावर्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स। आप बिना मिलिट्री पावर के तो नहीं हो सकते। इसलिए अमेरिका हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो अपने मिलिट्री वर्चस्व को बनाए रखे। क्या वो चीन से लड़के बना रखेगा? क्यों नहीं लड़ सकता? अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स जो हैं, क्या अमेरिका चीन से लड़ा नहीं है? अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर अमेरिका चाइना से लड़ा तो मुंह की खाएगा। पेंटागन की रिपोर्ट है ये, पेंटागन की रिपोर्ट्स हैं ये पेंटागन की रिपोर्ट्स है। बिल्कुल, ये जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। डिफेंस पावर है वो रूस से मल्टीपल टाइम्स में है। सर, अब आज भी अमेरिका की डिफेंस मैं ये कह रही हूँ, ये पेंटागन की रिपोर्ट की जानकारी दर्शकों के पास होनी चाहिए कि पेंटागन ने खुद ने एक रिपोर्ट उसकी तैयार हुई और उसमें ये कहा गया कि अगर अमेरिका, हाँ वो जारी तो नहीं करेंगे सर, लीक हुई है
कि अगर अमेरिका और चीन युद्ध की परिस्थिति में गए तो चीन हावी रहेगा, चीन ताकतवर साबित होगा। ऐसे में क्या 26 में ताइवान और चीन की लड़ाई में अमेरिका कूदना चाहेगा? नहीं, आप एक सिंपल गूगल सर्च करें, आप ये देखें कि अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग और चीन की डिफेंस स्पेंडिंग में आज भी कितना आप अंतर है। अमेरिका और चीन के बीच और में मैं लड़ाई वैसे को बता देखो, दूं, अमेरिका नेवल और पार चीन में अगर बीच में इस वक्त लड़ेंगे चीन जो तो है ये आप अमेरिका तय सबसे मान ज्यादा लीजिए पावर। सबसे ज्यादा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे, रूस चीन का साथ देगा, बाकी ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका के साथ जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं रहने वाली है। भारत हमेशा से इसलिए ये कहता आया है कि ये युद्ध का समय है ही नहीं, तो जब युद्ध का समय नहीं है, ऐसे में एक और युद्ध इस दुनिया के ऊपर थोप दी जाए, ऐसी परिस्थिति ना बने, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पिछले 2 दिनों में 5 बोट्स को हिट करने का वीडियो जारी किया गया है। इसमें 8 तस्करों के मारे जाने की खबर है। कई लोग हमले के बाद समंदर में कूद गए, जो शायद बच गए हों। फिलहाल ये भी खुलासा नहीं किया गया ये हमले किस रीजन में किए गए हैं, ये भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अमेरिकी हमले के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका ने कैरेबियन सी और पूर्वी प्रशांत महासागर में ऐसे ही टारगेट हिट किए थे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ड्रग तस्करों के विरुद्ध अमेरिका का ये जो युद्ध है वो चल रहा है। राहुल जी, ये 5 स्मगलिंग बोट हिट हुई हैं 24 घंटे के अंदर। अब अमेरिका जो है वो वेनेजुएला जो है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है, और वेनेजुएला बार बार ये कहता है कि ये बोट्स जो हैं वो ड्रग्स वाली बोट नहीं है, लेकिन वो करता है, वो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को रोकने की कोशिश करता है या रोक देता है। तो इस तरह की ये जो बातें चल रही है उसकी इकोनॉमी को लेकर, वहाँ पर वो सत्ता परिवर्तन चाहता है, और ऐसे में अमेरिका सारी अपनी फोर्स यूज़ करके हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। और ये जो आप बोट्स पे अटैक देख रहे हैं या बाकी सब चीज़ों पे अटैक देख रहे हैं, ये उसी स्ट्रेटेजी और उसी दबाव का एक पार्ट है। तो वहाँ पर ऑयल का इतना बड़ा जो स्टॉक है वो ट्रंप साहब को इतना अट्रैक्ट करता है कि वो कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे वहाँ पर। वो सत्ता परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की कोशिश में तो लगातार लगे हुए, इसलिए ये सब तो छोटे एक्सक्यूजेज है जिस पर वो चल रहा है काम। लेकिन अमेरिका की नज़र वेनेजुएला पर है और वहाँ पर भी वो कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। ठीक सर, दुनिया में एक सत्ता और खबर है परिवर्तन कर सर, रहे हैं और खुद का सत्ता में कैसे बने रहे तीसरी बात, उसमें संविधान संशोधन कैसे हो सकता है उसकी तैयारी कर रहे हैं ट्रंप साहब। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है सर। नए साल में इटली को ट्रंप ने बड़ा तोहफा दिया है। ट्रंप ने इटालियन पास्ता पर लगने वाले टैरिफ 91% से घटाकर सीधे 2% कर दिया है। बताया जा रहा है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को नए साल की बधाई देने के लिए कॉल किया था। दोनों के बीच में काफी देर तक बात भी हुई। इस दौरान मेलोनी ने ट्रंप से टैरिफ कम करने के लिए कहा। ट्रंप ने भी 2 घंटे के भीतर बिना शर्त टैरिफ को 91% से घटाकर 2% कर दिया। यानी कि टैरिफ अच्छा ऐसे भी बातचीत करते ही सीधा 91 से 2% भी हो जाता है सर। विजय जी, ये तो ट्रंप साहब राजा है ना। इटालियन ट्रंप पास्ता साहब बिना वजह 50% टैरिफ लगा सकते हैं भारत पर, और कहीं पर 91 से 89% कर सकते हैं। वो टैरिफ पॉलिसी के तहत ही सारे देश को चला रहे हैं। और उन्होंने तो कहा है कि जो एक ताकत अमेरिका को मिली है वो टैरिफ को कैसे बेहतर इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं, उस पर वो उनका काम चल रहा है। और ट्रंप साहब को बहुत उस तरह से लेना चाहिए कि वो कहाँ पर क्या करेंगे उस पर बहुत तय तरीके से आप नहीं बता सकते। कोई पैटर्न नहीं दिखता, कोई पैटर्न उनका नहीं दिखता। लेकिन बादशाहों का ऐसे ही होता है, बादशाहत बादशाहत जो है या सनक जो है जिसे बादशाह तो हो सकता है ट्रंप को पास्ता पसंद हो। ट्रंप को पास्ता पसंद है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि इससे इटली के प्रधानमंत्री को बड़ी खुशी मिली होगी। एक फोन कॉल ने अगर इतना बड़ा कमाल कर दिया तो कमाल है। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही है, जहां जुमे की नमाज के दौरान आज भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जुमे की नमाज में हुमायूं कबीर भी शामिल थे। इस दौरान लोगों ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा भी दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ऐसा दांव खेला जो केवल एक मस्जिद निर्माण की बात तक ही सीमित नहीं है। संख्या बल यानी कि डेमोग्राफी की ताकत दिखाने का भी एक खुला संदेश है। जितना दिन दियोगी, या बाबरी मस्जिद बनेगी, हॉस्पिटल बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, जो जो मानव हित के लिए बनेगी, मनुष्य के काम के लिए बनेगी, तो आदमी को काम के लिए बनेगी। कोई जाति भेद नहीं होगी, या सब लोग को आने का सुविधा मिलने का होगी। या कोई असुस्थ होगी, कोई जो जाति हो तो का सुस्थता के लिए इलाज मिलेगी।
वो जो यहाँ जो आ रहा है सब जाति का लोग यहाँ सामान लेके आ रहा है। साल 2026 का आज पहला जुमा है, क्या नया QR कोड आ गया हुमायूं कबीर का? देखिए, हुमायूं कबीर लगातार इस कोशिश में है कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके से वो वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं और कैसे मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से तोड़कर अपने साथ कर सकते हैं। और लगातार उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उन्होंने कहा है कि भाई 90 से 100 सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट खड़े करने वाला हूँ। और वो जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए एक संकट खड़े हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस मुस्लिम वोट पर अपना एक अधिकार मानती थी, निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हुमायूं कबीर को सपोर्ट मिल रहा है, आप देखिए लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लाखों रुपए का चंदा दिया जा रहा है, ईंट वहां लोकर आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए संकट है, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद ने ही उनको तैयार किया है। हुमायूं कबीर को पहले पार्टी में लिया, फिर निकाला, वो फिर पार्टी में लौट कर आए। लगातार उनका पिछला इतिहास ऐसा ही रहा है। अब हुमायूं कबीर को आपने पाला तो आज ममता बनर्जी के लिए उन्होंने संकट खड़ा कर दिया है। चुनाव तक मुझे लगता है ये चलने वाला है और ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर एक बड़ा वोट बैंक काटने की स्थिति में रहेंगे। कहा जा रहा है कि वो ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेंगे, कहा यह भी जा रहा है कि वो किसी और पार्टी के साथ भी गठबंधन करेंगे। बेसिकली उनका पूरा फोकस मुस्लिम राजनीति के ऊपर है। अब वो कितने सीटों पर नुकसान पहुंचा पाते हैं, कितना वोट लेकर जाते हैं, ये चुनाव पे तय होगा। फिलहाल ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा कि हुमायूं कबीर से कैसे निपटा जाए। क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाए। ममता बनर्जी के लिए संकट का समय है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ कानून के अंतर्गत ही तो कर रहे हैं, लेकिन आपका इस पे टेक क्या है? ममता बनर्जी के लिए मुश्किल, मतलब मेरा ये समझ में ये तो जरूर आ रहा है कि ये जो भी पोलराइजेशन की एक कवायद है, वो कवायद इस प्रकार की जा रही है ताकि जो मुर्शिदाबाद वाले इलाके में जो जैसा वो कह भी रहे हैं कि डेमोग्राफिक पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो गए हैं और वो उस पर वो अपने जोर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पीछे के चुनाव से अगर आप कुछ ट्रेंड्स निकाल के देखेंगे तो जो मुस्लिम मतदाता होता है वो मुस्लिम मतदाता लास्ट मोमेंट पे जाके अपने वोट को इकट्ठा करके एक तरफ पोर करता है, एक तरफ जाकर कहीं डालता है। तो ये अभी आरंभिक 100 अभी मतलब 100 से कम दिन है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आरंभिक दिन है। ऐसा हुआ नहीं सर, बिहार में ओबीसी 5 सीटें जीता है फिर से। नहीं, पर पिछली बार जब ओबीसी वहां लड़े थे तो वहां ज्यादा प्रभाव ओबीसी का था। इस बार ओबीसी सीटें जीते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि पिछले बिहार के चुनाव के बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ था तो ओवैसी वहां बहुत बड़ी भूमिका नहीं निर्वहन कर पाए थे। तो ये आरंभिक दिन है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कमेंट सर, क्या लगता है ममता बनर्जी इस बाधा को भी पार कर जाएंगी या फंसेंगी? मुझे लगता है कि ये जो है हुमायूं कबीर जो है वो मुर्शिदाबाद से आगे कहीं कुछ निकल पाएंगे और पूरा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हुमायूं कबीर की वजह से होगा ऐसा नहीं है। हारना जीतना तो कौन जीत रहा है। और अभी तो मुझे ये भी नहीं समझ रहा कि कुछ दिनों बाद ये पता पड़े कि वो भी वहीं पर पहुंच गए ममता बनर्जी के पास, क्योंकि एक मुस्लिम वोट को कंसंट्रेट करने का काम हो रहा है ना। जी जी जी। अभी बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये बस थोड़ा सा फंड ही तो देना होगा। फंड नहीं देना चाहिए, घर एक साथ। अमित शाह जी वॉच कर रहे होंगे इनको और पीछे पीछे से उनको समर्थन देना चाहिए, इनको उन्हें देना चाहिए। मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होंगे तो बीजेपी का फायदा। ठीक है, देना चाहिए या दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, क्या ममता बनर्जी का कोर वोट डिवाइड होगा या ममता बनर्जी ने इसकी भी कार्ड ढूंढ ली है, इस पर तो हमारी नजर सबकी बनी ही रहेगी। लेकिन आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही।